नमस्कार दोस्तों, उभरता गुजरात न्यूज़ एंड मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण कंसारा, असिस्टेंट एडिटर इन चीफ, डायरेक्टर प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी। आइए आज मैं ऐसी शख्सियत को मिलाना चाहूँगा जो अहमदाबाद में और गुजरात में इंटीरियर डिज़ाइनिंग और टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन के जो प्रमुख है उनकी बारे में, उसकी पर्सनल लाइफ और बिजनेस के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट किया, किस संघर्ष किया, उसके बारे में उनकी जुबानी से सुनना चाहेंगे। तो चलो मिलते हैं अलय भाई से। अलय भाई, आपका परिचय खुद दीजिए और बाकी का प्रोग्राम आगे बढ़ाइए। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग अस। मेरा नाम अलय उपेंद्र भाई नागौरी है। मैं अभी अहमदाबाद टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन का करंट प्रेसिडेंट हूँ और हम लोग इंटीरियर डिज़ाइनिंग का फॉर्म है उससे भी जुड़ा हुआ हूँ मैं, पार्टनर इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग। ये मेरी वाइफ है, शी इज़ माई पार्टनर इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग फॉर्म कृति नागौरी। मेरा नाम कृति नागौरी है, मेरी फॉर्म का नाम आकृति इंटीरियर डिज़ाइनिंग है। आकृति मतलब अलय कृति, आकृति એટલે क्रिएटिविटी, એટલે हमने ये नाम इस हिसाब से रखा हुआ है। अच्छा अलय भाई, अभी हम आपके बचपन के बारे में सुनना चाहेंगे और आपका इंट्रोडक्शन खुद दीजिए कि जिसकी वजह से ये जो आकृति डिज़ाइन पर जो बनाई है जो फर्म, उस तक वहाँ पहुँचे हैं। और आपका टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन के नाम से जब शुरू हुआ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, उसके बारे में आपकी लाइफ बताइए। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं अभी 5th जनरेशन एंटरप्रेन्योर इन टिम्बर मर्चेंट। जैसे हमारा फैमिली बिजनेस है तो मैं 5th जनरेशन हूँ और हम लोग 180 ईयर्स से यही धंधे बिजनेस में जुड़े हुए हैं। मेरे बाप दादा परदादा यही काम करते थे सिंस 1841। तो वी हैव रिच लेगेसी इन टिम्बर बिजनेस एंड करंटली आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ टिम्बर मर्चेंट, तो वन ऑफ द यंगेस्ट टू हेड द एसोसिएशन। तो काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ होती है जब आप यंगेस्ट हो, एक्सपेक्टेशंस भी बहुत सारी रहती है सबके पास। तो आई एम हैप्पी दैट हम लोग ये फुलफिल कर पा रहे हैं। मेरी टीम भी यंग है। और आपका बचपन किस तरीके से गुजरा? बचपन वॉज वेरी प्रिविलेज, क्योंकि हम लोग ना सिर्फ अहमदाबाद बल्कि पूरे गुजरात में बहुत जानी मानी हमारी कंपनी थी। कनेरल हरिलाल नागौरी नाम कहीं भी बोलो तो कोई भी रिलेट कर सकते हैं। पूरे गुजरात में धंधा फैला हुआ था और हम लोग जॉइंट फैमिली में रह रहे थे। तो पापा के भाई कजिन सब एक ही धंधे में एक साथ जुड़े हुए थे। मैनी ब्रांचेस इन अहमदाबाद, 4 ब्रांच थी। तो हम लोग सभी को केटर कर रहे थे। जैसे उस टाइम बहुत मिल मालिक थे तो उनके वहाँ से लेके छोटी छोटी कंपनी सब में हमारा मटेरियल जा रहा था। और वी वर रिनाउंड फॉर द क्वालिटी, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी सप्लायर्स। जो लकड़े का होता है तो वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज हमारे पास रहती थी। आपने कोई स्टडी किया होगा कहीं तक के? मैंने ग्रेजुएशन किया और मैं पोस्ट ग्रेजुएट के लिए मैं प्लान कर रहा था यूएस में जाने के लिए और मुझे वहाँ पर एडमिशन भी मिल गया था। बट समहाउ मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी के लिए काम करने के लिए बॉर्न नहीं हो, मैं अपना खुद काम करूँगा। तो क्योंकि क्रिएटिविटी इंस्टिंक्ट भी थी तो मुझे लगा कि कहाँ किसी का मैनेजमेंट में जाओ और किसी के अंडर काम करो।
तो टुडे आई एम हैप्पी कि मेरा वो डिसीजन है, तो मैं वो डिसीजन के हिसाब से। तो आपके पिताजी ने क्या सपोर्ट किया कि आप अलग तरीके से अलग इमेज बनाइए या अलग बिजनेस के लिए आप अलग लाइन लीजिए? मेरे और उनका क्या सपोर्ट रहा? मेरे पेरेंट्स क्वाइट सपोर्टिव थे। हाँ। उन्होंने बोला बेटा ये तेरा डिसीजन है, अगर तुझे यूएस जाना है पढ़ाई करने के लिए तो वी वुड बी हैप्पी, तू उधर सेटल होना चाहता है फिर भी हैप्पी, इधर आ तो भी हम लोग खुश है। समहाउ उस टाइम हमारे जो बिजनेस था जॉइंट फैमिली बिजनेस, उस टाइम वो सब सेपरेशन बंटवारा हो रहा था। तो मुझे लगा कि वहाँ यूएस में जाके मैं एक अकेला वहाँ पर काम करता रहूँगा, पैसा भी बनाऊँगा, मगर यहाँ पर जो मेरी रिच लेगेसी है, मैं स्कूल टाइम था तब से मैं ऑफिस अटेंड कर रहा था और लकड़े को बहुत करीब से मैंने देखा कि कैसे लकड़ा कैसे यूज़ हो सकता है। मतलब हम लोग सप्लाई करते थे मगर कैसे यूज़ हो सकता है वो बहुत एक कठिन समस्या थी। तो मैंने यहाँ पर रह के स्टार्ट किया टिम्बर ट्रेडिंग फर्म और उसके साथ टर्नकी सॉल्यूशंस भी हम लोग देने लगे। जॉइंट फैमिली बिजनेस था तो वो ऐसा ही था कि बच्चा आएगा जॉइंट फैमिली बिजनेस ज्वाइन करेगा। मैं अकेले ऐसा था कि मैंने जॉइंट फैमिली बिजनेस ज्वाइन नहीं किया और अपनी खुद की फर्म शुरू की और वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब प्रोडक्ट्स सब कुछ सप्लाई करते। आपने अलग राह निकाली किया? हाँ, एक कुछ ऐसी उस टाइम सोच थी कि कुछ अलग करे, कुछ अच्छा करे, कुछ नया करे। तो ये कुछ अलग अच्छा नया बहुत चीज़ आ जाती है। जैसे पॉइंट जॉइंट फैमिली बिजनेस होते हैं तो दे वुड सपोर्ट अस, मुझे पता था सपोर्ट करेंगे, मगर कुछ ऐसा था कि खुद करूँगा, खुद गिरूंगा, खुद उठूंगा। तो वो एक राह पकड़नी थी। तो सोचा कि कुछ ऐसा करे और मेरे फैमिली भी सपोर्टिव थे। अच्छा तू बेटा कर सकता है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। तो उस टाइम मैंने शुरू किया। आई वॉज 20 एट दैट टाइम, 97 में शुरू किया। कौन सी साल से? 1997 में मैंने अपना फर्म शुरू किया। आज उसका 23 ईयर्स हो गए और मैं उस साल 20 साल का था। तो काफ़ी छोटी उम्र में आपने बिजनेस संभाला और आपने एक अलग राह नक्की की और उस राह को पहुंचने के लिए आपने एम्स रखा। तो जो आपने आपके पिताजी उस टाइम पे कुछ डांटते थे या कुछ ऐसा करते थे कि भाई आप क्यों अलग जाना चाहते हो, आप हमारे फैमिली बिजनेस में क्यों आना नहीं चाहते हो? क्योंकि देखो इतनी बड़ी इतने सालों से आपकी फर्म है तो कुछ तो उन्होंने भी सोचा होगा। उन्होंने कभी डांटा वाटा ऐसी बात नहीं है, सपोर्ट किया था डिसीजन का। क्योंकि ऐसा है कि ये रिबेलियस डिसीजन भी आप बोल सकते हो कि मुझे ज्वाइन नहीं करना फैमिली बिजनेस। तो मैं रिबेल नहीं कर रहा था, मगर मेरा विजन कुछ अलग था। मैंने उनको समझाया, बैठ के समझाया कि मुझे ऐसा कुछ करना है, ऐसा कुछ करना है, कुछ अलग करना है। शायद उसमें लॉस भी जाएगा, शायद ऐसा भी होगा कि ये तू बेटा क्या कर रहा है, कुछ अलग ही गलत कर रहा है, मगर मुझे खुद गिरना एक बार उठना है। क्योंकि बहुत सारी मैनेजमेंट बुक्स में लिखा होता है कि ऐसा करोगे तो ऐसा आपका लॉस होगा, मगर कोई खुद सीखने को कोई तैयार नहीं है। तो एक सीखने की चाह थी उस टाइम और जवानी का जोश, आप समझो, गरम लो। तो दैट वाज फन। एक बहुत सारा था, लॉस भी किया धंधे में। पापा ने समझाया, डाटा कभी नहीं, मगर समझाया कि बेटा इसकी वजह से ऐसा कुछ किया होता है। मगर उस टाइम का डिसीजन था, कुछ ऐसे स्पॉन्टेनियस डिसीजंस थे तो लिए। कुछ आगे भी उसमें काम भी हुआ, कुछ बैकफायर भी हुए, बट स्टिल वो तो स्पॉन्टेनियस थे। मैम के साथ कैसे परिचय हुआ और किस तरीके से आप शादी में जुड़े, तो उसके बारे में ज़रा बताइए। कृति के साथ मेरा अरेंज मैरिज है। बहुत सारे लोग आज ऐसा समझते हैं कि हमारा लव मैरिज होना चाहिए, क्योंकि क्या है कि एक इंडस्ट्री से जुड़े हुए, शी इज इंटीरियर डिजाइनर, तो और मैं टिम्बर सप्लायर और टर्नकी सॉल्यूशंस देता था। तो आइडियली ऐसा होता है कि कुछ मुलाकात हुई और उसमें लव होगा, मगर इट वाज अरेंज मैरिज और उसके बाद वी फेल इन लव। तो वो अच्छा, एक बहुत अच्छी जर्नी, वेरी ब्यूटीफुल जर्नी दैट वी आर शेयरिंग। उनका 2003 में वी मेट थ्रू आवर फैमिली फ्रेंड्स। वो पापा के फ्रेंड थे और उनके पापा के कॉमन फ्रेंड थे, तो उन्होंने हमको मिलवाया और एक दूसरे का नेचर, एक दूसरे का थॉट प्रोसेस हमको पसंद आया। और उनका भी फैमिली का रिच लेगेसी, उनके पापा निमिष बेशा, ओनर ऑफ प्रार्थना कंस्ट्रक्शन, ही इज नो मोर राइट नाउ, बट बहुत बड़ा नाम 90s में रह चुका है और बहुत क्रिएटिव लोग थे। और उनकी बेटी में भी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ऐसा समझ के हम लोग ने शादी की और वी आर हैप्पी नाउ। वी हैव अ डॉटर, शी इज 14।
वो क्या करती है बच्ची? वो पढ़ाई कर रही है और पढ़ाई के साथ वो पूरी कृति की क्रिएटिविटी उसमें आई हुई है, बहुत क्रिएटिव है, कुछ ना कुछ नया नया वेस्ट में से कुछ बनाती है, कुछ ना कुछ ड्राइंग्स करती है। मैम, आप आपके बारे में थोड़ा कुछ बताइए कि आपके पिताजी के बारे में, आपके बचपन के बारे में, तो दर्शक मित्रों भी जानना चाहेंगे कि आप कैसे स्टेबल हुए और किस तरीके से इनके साथ जुड़े। मेरे जो फादर थे वो एकदम अलग तरीके से इंसान थे कि जैसे उनको ऐसा था कि नहीं, उनका नाम और उनके कौन सा कंस्ट्रक्शन? मुनीश भाई शायद उनका नाम था। प्रार्थना कंस्ट्रक्शन। हाँ, प्रार्थना कंस्ट्रक्शन। और वो उनकी जो पूरी थॉट्स थी वो ऐसे थी कि इनके जैसे ही मैं बता सकती हूँ कि दे आर वेरी रिसेम्बल। क्योंकि मैं 90 में मुझे भी मालूम है कि प्रार्थना कंस्ट्रक्शन का नाम उस टाइम पे बहुत बड़ा नाम था कंस्ट्रक्शन लाइन में। तो वो नाम था बड़ा, पर उसके पीछे उनका बहुत सारा संघर्ष था। जैसे कि आप देखो कि जब वो पहले तो वो सिविल इंजीनियर उनकी डिग्री थी, तो साइट पे जाते थे तो वो संडे भी छुट्टी नहीं लेते थे कई बार और साइट पे खड़े रहते थे। मतलब हार्ड वर्किंग नेचर बहुत था उस टाइम। इंग्लिश उनको गुजराती मीडियम में पढ़े हुए थे, पर इंग्लिश की सब बुक्स लेके पढ़ के अपने आप इंग्लिश बोलने का सीखा उन्होंने। दूसरी बात बताऊं तो हमेशा मुझे खुद को भी, हमें बच्चों को भी साथ में रख के हमारे साथ प्रोग्राम जो भी बाहर आने का भी कभी काम के कारण टाइम नहीं निकाल सके ऐसा नहीं हुआ। हमें हर रोज, हमको रात को स्कूटर था तब भी घुमाने ले जाते थे, गाड़ी था तब भी रात को हर रोज घुमाने ले जाते। आपका एजुकेशन क्या है? मैंने कहाँ तक पढ़े? मैंने 12th साइंस के बाद 5 years इंटीरियर डिजाइनिंग किया हुआ, SID किया हुआ। और उस टाइम भी मेरे फादर का था कि तुम होटल मैनेजमेंट में भी जा सकती हो, क्योंकि प्रार्थना कंस्ट्रक्शन जो था तो उसमें हॉस्पिटैलिटी, हाँ, सब सिविल इंजीनियर आर्किटेक्ट्स ऑलरेडी फॉर्म में थे। तो उनको ऐसा था कि चलो हमें कुछ होटल बिजनेस करना है। तो तब मेरी ऐसे थॉट कि नहीं भाई पापा आपके साथ साइट पे जा रही हूँ, ये सब मैंने पहले से ही देखा हुआ, तो क्यों मैं वो लाइन में जाऊँ, मुझे भी यही लाइन में आना है। क्योंकि मुझे भी अगेन क्रिएटिविटी और वो सब मेरा विजन था कि मुझे यही कुछ लाइन से जुड़ा होना चाहिए। मैं हमेशा बोलती थी कि मुझे नीचे जमीन पे लाइन ड्रॉ करने में मजा आती है। आपने अलग भाई को क्यों चुना? आपको प्रपोज करने वाले बहुत से युवा लोग होंगे। हाँ, उसमें ऐसा मैं बता सकती हूँ कि एक जैसे मेरे फादर उस टाइम पे नहीं थे जब हमारा नक्की हुआ, तब फैमिली फ्रेंड थे, उनके थ्रू हमारा नक्की हुआ। और उस टाइम मेरे ऐसा था कि जब अलय को मिली तो फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि एक तो हम्बलनेस थी उसमें और दूसरा ऐसा मुझे लगा कि वेरी सिमिलर टू माय फादर, कैसा नहीं था कि पैसे के पीछे, पर जॉइंट फैमिली में रहा हुआ तो वो एकदम अलग तरीका का ही नेचर होता है कि नहीं, फैमिली और वो सब एक वार्मथ होती है उसमें। और मेरा भाई उस टाइम 3 साल का था, तो आई वांट हस्बैंड और उसका फादर भी बने, ऐसा हस्बैंड चाहिए था मुझे। तो अलग पूरी लाइक थी। क्योंकि मैंने देखा था कि मेरे फादर के पास पैसे नहीं थे और पैसे आते हुए भी मैंने देखे और जाते हुए वो क्राइसिस भी मैंने देखे। तो पैसे की मेरे लिए कभी इतनी वैल्यू नहीं थी। बिल्डर्स वगैरह काफी सारे प्रपोजल था, पर मैं मेरी मदर को बोली नहीं मुझे इसमें नहीं करना। पर ही इज द वन के नहीं, ऐसे देखते हैं ऐसा लगता है कि नहीं, इसके साथ वो मेरे काम में भी सपोर्ट करेंगे। और मेरे फैमिली भी ऐसा था जहाँ मेरे मतलब शादी मतलब ऐसा नहीं होता है कि शादी अलग से करनी। जब मैं यहाँ गई और मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ से मिली तो उनका नेचर में मुझे ऐसा लगा कि दे आर वेरी सपोर्टिव। क्योंकि मेरी बच्ची जब छोटी होगी तो तब मेरे सासू और मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ ही उनको संभालते, बेटी काम कर। नहीं, इसीलिए तो आप भाई इस तरीके से अलग भाई को बिजनेस में भी मदद करते हैं। आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो उनके साथ सपोर्टिंग रहती है। तो जो आपको सपोर्ट मिल रहा है इसीलिए आप उनके साथ ज़्यादा टाइम बिता सकते हैं ना। हाँ, और मेरी क्रिएटिविटी में, और कभी आज मैं समझो कि मेरी लड़की जब आने वाली थी, मैं प्रेग्नेंट थी, तो तब भी मैं साइट पे जाती थी। अगले दिन मेरा सीजेरियन, जब नेक्स्ट डे सीजेरियन था तो अगले दिन भी मेरी मदर मुझे लेके गई थी कि नहीं तू तेरी साइट का जो भी बहुत देना दे ले, फिर 1.5 महीने के बाद मैं वापस जाने लगी। तो बच्ची को सब घर पे भी ऐसे वार्मथ होती है, तो अभी आप निकल सकते हो एज अ मदर नेचर। तो आप इधर आप निकल ही नहीं मतलब निकल नहीं सकते हो घर के बाहर, क्योंकि वो घर में ही रहता है अपना। तो वो एक बहुत जरूरी है। मैं चाहूंगी कि
ऐसा बहुत इम्पोर्टेंट है ना कि आप नाम अपने लाना हो, अपनी पहचान की करनी हो, तो फैमिली सपोर्ट के बिना तो हो ही नहीं सकती। तो ही इज द वन कि जॉइंट फैमिली में रहा हुआ है, तो मुझे काफी सपोर्ट मिला उसकी वजह से। अलग भाई, मैं आपसे सवाल पूछूंगा जो पर्सनल भी है। हर एक आदमी के पीछे जब सक्सेस होता है तो बीवी का ही हाथ होता है, और बीवी, सब लोग ऐसा ही बोलते हैं कि भी मैंने जो भी त्याग और कोई भी मेरे साथ काम किया उसकी वजह से मैं आज आ गया हूँ। तो कृति मैडम के बारे में आपका क्या थॉट है? नहीं, ये तो सच बात है कि behind every successful man there is a woman. ये मुझे बोलती है कि it's a different story for me कि behind a successful man, a woman, there is a man. Because बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे थे कि हम लोग ने साथ में, मतलब डिजाइनिंग के प्रोजेक्ट साथ में किए, एंड ये कभी कभी ये प्रेस में आया तो वो आया तो शी गॉट द फेम। कौन सा न्यूज़ प्रेस में आया? हम लोग ने 2007 में स्वामीनारायण सेक्ट के लिए एक मंदिर बनाया था न्यू जर्सी, यूएसए में। तो आइडियली ऐसा होता है कि स्वामीनारायण सेक्टर में वुमेन आर नॉट इन्वॉल्व, कोई भी डिजाइनिंग प्रोसेस वो नहीं आते, लेडीज को। और जो भी मंदिर या उसका डिजाइनिंग छोटा मोटा भी होता है तो देयर वो स्वामीनारायण के सेक्ट में जो उनके साधु जी है वो है वही बनाते, बिकॉज दे आर वेरी लर्नेड इंजीनियर वर्क वगैरह होते हैं। मैं जानता हूँ उनको, मैं काफी जुड़ा हुआ हूँ स्वामीनारायण। हाँ, तो एक ये पहला ऐसा इंस्टेंस था कि समवन हु इज नॉट स्वामीनारायण, समवन इज अ फीमेल, और दे आर डिजाइनिंग अ टेम्पल, उनके लिए मंदिर बना रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और वी आर हैप्पी दैट गिवन टाइम फ्रेम ने हम लोग ने वो टेम्पल बनाया, यहाँ से डिज़ाइन किए, यहाँ से बनाया पूरा, और बना के वी एक्सपोर्टेड टू न्यू जर्सी। और आज वो मंदिर काफ़ी वेरी ब्यूटीफुल, पूरा बर्मा टेक में बनाया हुआ है, पूरा 80 फीट बाय 16 फीट का बड़ा सिंहासन और ऐसा बनाया हुआ है। उसका कुछ फोटोग्राफ वगैरह होगा या? हाँ, फोटोग्राफ उसका एक हम लोग ने बनाया था। तो ये मैं जो बात कर रहा हूँ, तो ये दिव्य भास्कर वालों ने उनको ये कवरेज दिया था कि स्वामीनारायण मंदिर की सजावट महिलाएं करी, मतलब स्वामीनारायण मंदिर की सजावट एक महिला ने किया। तो दिस वाज अ न्यूज दैट दे कवर्ड, और वी बोथ डिड इट, बट शी गॉट द फेम, एंड आई एम हैप्पी दैट शी गॉट द फेम, बिकॉज क्या होता है कि ऐसा नहीं कि हम लोग पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से, धंधे में भी पार्टनर है, बट उनकी क्रिएटिविटी बहुत एक्नॉलेजमेंट हुई वहाँ पर। और आज की डेट में भी ऐसा है कि बहुत सारी जगह बोलते हैं कि कृति मैम के हस्बैंड है, तो आई एम हैप्पी कि कृति मैम के हस्बैंड है, तो उसमें क्या उसका हस्बैंड हूँ। हाँ, सही। तो देयर इज नो शॉर्टकमिंग्स दैट। मैं आपको बीच में रोकता हूँ क्योंकि मैंने अभिमान पिक्चर देखी थी, शायद आपने देखी होगी। उसमें अमिताभ बच्चन जो था वो फिल्म सॉन्ग गाते थे और काफ़ी फेमस था। फिर उसकी शादी होती है जया बच्चन जी से, जो वही लाइन पे थी, तो दोनों एक ही लाइन पे थे। जिस दिन उनको एहसास हुआ कि जया बच्चन जी मेरे से ज़्यादा आगे निकल गई है, लोग उसकी पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वो अभिमान उसको अंदर अंदर निकालने लगा और दोनों के बीच में झगड़ा हो गया और दूर हो गए। तो ऐसा क्यों होता है? किस तरीके से आप देखते हो? तो आज उसका तरीका आप किस तरीके से सॉल्यूशन में लाओगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये एक ह्यूमन नेचर है। हाँ, कि ऐसा नहीं है कि पत्नी आगे जाए, इवन भाई भी आगे जाए तो कभी ऐसा लगने लगता है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। बट मुझे पहले से ऐसा था, सिक्योर्ड, आई एम सिक्योर्ड पर्सन, मुझे इनसिक्योरिटीज बहुत नहीं है। और कोई आगे जाए मेरे से, मेरे साथ में रहे, इसमें ऐसा है कि आगे जाए मतलब शी गेट्स नोटिस, तो और उसका स्वभाव भी ऐसा है कि वो मेरे से ज्यादा वो इंटरएक्टिव है, सबके साथ घुल मिल जल्दी जाती है, तो उसका फेम आता था ना, हैप्पी कि वो आगे जा रही है और शी एक्नॉलेज कर रही है कि भी मेरा हस्बैंड सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसा बहुत कम जगह होता है कि हस्बैंड वाइफ में अगर कोई आगे पीछे रहता है तो भी मतलब हमको ऐसा कोई इश्यू नहीं है। और मेरी इंडस्ट्री, मतलब मेरे ड्यूल प्रोफेशन में, बिकॉज आई एम इनटू टिम्बर ट्रेडिंग, आई एम डिजाइनिंग, तो ऐसा होता है कि काम में और इसमें व्यस्त रहते हैं, तो ऐसी सोच आती ही नहीं है दिमाग में कभी भी। और कभी भी फ्री पड़ते तो मैं जैसे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, म्यूजिक में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। मैं खुद हारमोनियम, गिटार या माउथ ऑर्गन या फ्लूट सब। कोई गाना बना कोई अगर है तो आप सुना दीजिए, गुनगुना दीजिए, तो हम दर्शक मित्रों को भी सुनाते। एक कृति के लिए मैं काफी ये सॉन्ग गाता हूँ, तो एक मैं गाना चाहूँगा।
तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के, है मेरी जाने वफा, तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है, साथ तेरे रहेंगे सदा, हम तुम न होंगे जुदा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दर्शक मित्रों, ये जो अलग भी उनकी कहानी आगे जारी रहेगी। अभी से थोड़ा एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे की कहानी सुनेंगे। वेलकम बैक। जीना इसे कहते हैं कार्यक्रम आगे जारी रखते हुए हम अलग भाई से पूछेंगे कि भी आपने जो बिजनेस किया, जो आपका बिजनेस चल रहा है, वो बिजनेस के बारे में ज़्यादा बताइए और उस बिजनेस में कौन सी प्रोडक्ट है और किस तरीके से आपका बिजनेस डेवलप किया, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में बताइए। मैं आपको बताना चाहूँगा, बिकॉज आई एम इन ड्यूअल प्रोफेशन, एक टिम्बर ट्रेडिंग और एक हमारा डिज़ाइनिंग इंटीरियर डिज़ाइनिंग फॉर्म है। तो टिम्बर ट्रेडिंग के डिटेल्स मैं आपको पहले बताना चाहूँगा। तो हम लोग टिम्बर ट्रेडिंग में जो वर्टिकल है हमारा, उसमें हम लोग वुड, प्लाईवुड, वीनियर्स, लैमिनेट्स और डेकोरेटिव शीट्स का हम लोग सप्लाई करते हैं। ये जो हमारी रेंज है वो एक अच्छी क्वालिटी जो आप घर में यूज़ कर सकते हो, ऐसे हम लोग सप्लाई करते हैं। यही जो अच्छी कंपनीज़ का अच्छी क्वालिटीज़ के है, उसी चीज़ को हम लोग प्रमोट करते हैं और बेचते हैं। क्योंकि आफ्टर ऑल एक ऐसी बात है कि अच्छी चीज़ बेचोगे तो ग्राहक आपके पास आएगा और फिर से याद करेगा। एक कहावत, मतलब एक प्रोवर्ब है, अ सेटिस्फाइड कस्टमर वुड गिव यू 10 मोर रेफरल्स। और अगर एक खराब हुआ तो 100 लोगों को जाके बोलेगा कि इसका अच्छा नहीं है। नहीं, मगर कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है और आप खुद बनाते हो, तो कंपनी जनरली जो कस्टमर है वो कंपनी की प्रीफर ज़्यादा करते हैं। तो आप में ऐसा क्या होता है प्रोडक्ट में कि आप उससे पैसे में भी कंपटीशन कर सकते हो और आपका भाव जो डिसाइड करते हो उस भाव से वो कस्टमर लेते भी है और सेटिस्फाई होते हैं। ये चीज़ ज़्यादातर प्लाईवुड और विनियर में होती है कि एक ब्रांडेड होती है, जो मतलब जो ब्रांडेड आप किसको बोलते हैं कि जिसकी एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा रहती है, आपको एवरीवेयर दे आर प्रेजेंट इन सोशल मीडिया, मतलब न्यूज़ प्रिंट्स में जब। और दूसरी जो एक कंपनी होती है, दे आर नॉट एडवर्टाइजिंग देयर प्रोडक्ट। तो हम लोग ऐसा ट्राई करते हैं कि जिसकी क्वालिटी एट पार, मतलब जो ब्रांडेड की है वही क्वालिटी का हम लोग मटेरियल, मतलब हम लोग जब कभी किसी कंपनी को प्रमोट करते हैं तो हम लोग पहले उसकी फैक्ट्री पे विजिट करते हैं, वो लोग क्या मटेरियल यूज़ करते हैं, उनका सेटअप कैसा है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ कैसी है, वो हम लोग देखते हैं। और हमको अगर लगे कि ये अच्छी बना रहे, एट बार कोई भी प्रोडक्ट ही बना रहे, तो ही हम वो कंपनी का उस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। तो इसके हिसाब से आज हमारा जो नाम है मार्केट में कि जो हमारे हम जो जिस चीज़ को सप्लाई करते हैं, तो एक ऐसी हमारी इमेज बन गई कि दिस पीपल वुड सप्लाई यू, एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे और एक रीजनेबल रेट से सप्लाई करेंगे। क्योंकि सर ऐसा होता है कि अगर जो ब्रांडिंग करते हैं तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्टिंग आती है, तो कॉस्टिंग वो कंज्यूमर पे ही जाती है। ये जो हम ब्रांडिंग नहीं करते और वही प्रोडक्ट, तो वो जो सप्लाई, मतलब वो कस्टमर है वो हम पे विश्वास रखता है कि भाई ये अलग भी नागौरी की आकृति वुडक्राफ्ट से ये मटेरियल आ रहा है तो इनकी क्वालिटी अच्छी होगी और ये रेट्स भी इनके बहुत कम्पिटिटिव होंगे। तो इस हिसाब से हम लोग ये मटेरियल अभी प्रमोट कर रहे हैं, बीट वीनियर, बीट प्लाईवुड, बीट लैमिनेट शीट। और लकड़ा हम लोग ज़्यादातर टीकवुड का प्रमोट करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग में जो अच्छी प्रोडक्ट्स अच्छे लोग को यूज़ करनी है, तो टीकवुड का ही लाइफ लॉन्ग बहुत अच्छी होती है, मतलब वो जनरेशन तक चल रही है। आपने कभी सुना होगा कि ये मेरे चेयर है वो मेरे दादाजी के ज़माने की है, कोई बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे। तो ये
हम लोग ऐसा प्रमोट करना चाहते हैं कि आप ये जो चीज़ है वो ऐसी लीजिए कि रन्स फॉर जनरेशन। ऐसा नहीं है कि ये कुछ सस्ती वस्ती उठा ली और 2-3 साल के बाद वो आपको स्क्रैप करके फेंक देनी है, क्योंकि उसमें कॉस्टिंग मतलब बहुत लंबा फर्क नहीं रहता, मगर उसकी जो वैल्यू है, जो उसकी आपकी लॉन्जेटिविटी है, तो हम लोग वो ऐसा प्रमोट करते हैं कि जो लॉन्जेटिविटी रहती है, जो आपको इश्यू नहीं है, ऐसी प्रोडक्ट्स आप यूज़ कीजिए। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि हमारे कस्टमर को कि हम लोग विश्वास दिला सके ये बात का। तो जो लकड़ी की जो प्रोडक्ट है वो कितने प्रकार की होती है और कैसे किस तरीके से कॉम्पिटिटर्स भी यूज़ करते होंगे, तो आप डिफरेंस वगैरह तो दिखाते होंगे? हाँ, हम लोग जैसे लकड़े में है तो टीक वुड के बहुत सारी क्वालिटीज़ आती है, मतलब अलग अलग। अभी टीक वुड जो आ रहा है मैक्सिमम अफ्रीका से आ रहा है, तो अफ्रीका के अलग अलग कंट्रीज से आ रहा है, आइवरी कोस्ट से आ रहा है, सूडान से आ रहा है, पनामा से आ रहा है, बेनिन से आ रहा है। तो जिसका उसमें लॉग्स होते हैं, तो जिसके लॉग्स मतलब उसकी गर्द ज़्यादा होती है, उसमें से माल अच्छा निकलता है, जो उसकी फाइनल प्रोडक्ट निकलती है दैट इज मोर स्टेबल। तो हम लोग भले थोड़ा कॉस्टिंग ज़्यादा बैठता है, मगर हम लोग वही मटेरियल की क्वालिटी बेस्ड ज़्यादा खरीद करते हैं। और इसके अलावा नॉन टीक बहुत सारी चीज़ अभी मार्केट में आ रही है, तो एक पाइन वुड की बहुत सारी क्वालिटीज आ रही है, फिर लोकल मटेरियल मतलब हार्डवुड आता है, मैंगो तो साग का नाम बहुत सुना है, लोग साग के लकड़ी का यूज़ ज़्यादा करते हैं, तो उसके बारे में क्या है? मैंने जैसे बताया कि साग रन्स फॉर जनरेशन, कि आप अगर आज का अच्छा साग की आप चेयर या बेड या कुछ भी बनाओगे, तो जब तक आपके बच्चे भी उसको यूज़ करेंगे तो भी उसका कुछ इश्यू नहीं है, क्योंकि उसके दैट इज़ द मोस्ट स्टेबल वुड साग। और वी आर ब्लेस्ड कि हम लोग को इंडिया में मिल रहा है। 1995 से इंडिया में बैन हो गया है फॉरेस्ट के डिफॉरेस्टेशन, तो इसलिए ज़्यादातर अभी अफ्रीका से आ रहा है। बाकी बिफोर 1995 हम लोग को अपने इंडिया के सेंटर्स, अलग अलग सेंटर्स थे, जैसे अभी आप देखो तो वलसाड़ी साग बहुत अच्छा मिल रहा है, मगर वो आपको जब कभी ऑक्शन होता है, कुछ काट पीट होती है, गवर्नमेंट करती है, तो उसमें से मिलता है, टेंडर में से उसमें मिलता है। बर्मा टिक बहुत अच्छा वुड है, मगर बर्मा की गवर्नमेंट ने वो बैन कर दिया है, ट्री फेलिंग्स, तो उसकी भी शॉर्टेज है अभी। और अफ्रीका से भी काफ़ी ज़्यादा मटेरियल हमको मिल रहा है। तो आसाम के जंगलों में से वगैरह जो हमने सुना है, उसमें से भी कुछ आता होगा ना? नहीं, आसाम में से जो पहले ट्री फेलिंग होता था वो बैन हो गया है, वो बैन हो। तो आसाम में से कोई नया मटेरियल इधर नहीं आ रहा है। कुछ आएगा, वो भी जैसे अब हमको जैसे वलसाड़ से मिलता है ऑप्शन में से, वो ही आसाम में से, मगर बिकॉज कि उसकी बहुत क्वांटिटी नहीं होती, तो वो वहाँ के सेंटर्स में कॉर्नर वो मतलब ईस्टर्न स्टेट्स में ही उसका खरीदी हो जाती है, यहाँ तक नहीं आता। अच्छा, एक बात मेरे समझ में नहीं आती है कि जो कंपनी होती है उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, व्यवस्था तंत्र बोलते हैं, वो सब कुछ होता है, तो आप उसको कैसे कॉम्पीट करोगे? आपके पास क्या एडमिनिस्ट्रेशन होगा, क्या किस तरीके से आप मार्केट में जाते हो? क्योंकि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों अलग चीज़ है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो प्रोडक्शन का कोई मतलब नहीं है, तो उसके लिए भी आपकी कोई रणनीति होगी? देखिए, कंपनीज मतलब अगर जो ब्रांड जो प्रमोट करती है अपने प्रोडक्ट में न्यूज़ प्रिंट में ऐसे, और जो नहीं करती, तो उनका जो सेटअप है, हमको ऐसा नहीं है कि जो बड़ी कंपनीज है उसका सेटअप कुछ अलग ही लेवल पे होता है। उनका सेटअप होता है, मगर दे आर मोर प्रोफेशनल, उनकी प्रोडक्ट को उनको मार्केट करना आता है, इसलिए वो लोग हमके दिमाग में ज़्यादा बैठ जाते हैं। शायद हम लोग जिस कंपनी से ले रहे उनके जैसा या शायद उनके अच्छा भी माल बना रहे होते, मगर बिकॉज उनको वो प्रमोट नहीं कर रहे या उनकी थॉट प्रोसेस ऐसे। मैं आपकी लाइन की एक बात बताऊं कि पीडीलाइट कंपनी फेविकॉल, इट्स ए नेम ऑफ द कंपनी, मगर कोई भी आदमी को आप पूछेंगे तो कि फेविकॉल लेके आ, मगर वो ऐसा नहीं बोल रहे कि सिंथेटिक एडेसिव, जो प्रोडक्ट है वो सिंथेटिक एडेसिव है, फेविकॉल इज द कंपनी। तो ये कंपनी का जो नाम है ना, सबके मगज में ऐसा छा गया है कि वो उसको अनुसरता है। मैं आपको पहले के ज़माने की बात करूं कि मैं जो सीमेंट इंडस्ट्रीज में था, मैं मार्केटिंग करता था, उस टाइम पे एसीसी का नाम था। अगर आप बाजार में जाते हो तो बोले एसीसी ही लाना, दूसरी कोई चीज़ ही नहीं लाना। तो वो जो दिमाग है ना, जो गुजरात के लोग हैं ना, वो उसमें से निकलना बहुत तकलीफ वाला काम है। आप समझिए कि उस टाइम पे मैं अंबुजा का भी मार्केटिंग कर रहा था, तो वो
कुछ अलग सा चाहिए, कुछ अलग थॉट चाहिए, तो आप किस तरीके से उसको कम्पीट करोगे? आपने जो एक एग्जांपल दिया मुझे फेविकॉल का, पीडीलाइट का, तो शायद आपको ध्यान होगा कि ब्लू कोट करके भी एडेसिव आ रहा है। हाँ है ब्लू कोट, मुझे तो मालूम है, अभी भी आ रहा है। हाँ। तो ब्लू कोट की क्वालिटी और जो फेविकॉल भी है, वेमिकॉल भी थी, मगर मैं ये दोनों का आपको कंपैरिजन दिखा रहा हूँ कि दोनों की क्वालिटी नियरली सेम थी, एट पार बोल सकते हैं आप। तो पीडीलाइट ने क्या किया, ब्लू कोट को टेक ओवर कर दिया। हाँ। सी ऐसा नहीं है कि पावर है ना, ब्लू कोट खराब बना रहा था। हाँ। आप जो बता रहे हो कि जैसे बड़ी कंपनी है तो आप ये छोटी कंपनी का काम कर रहे हो, तो उसका क्या, तो हम लोग ऐसा नहीं है, बड़ी कंपनी का भी जहां पर उनकी स्ट्रेंथ है, जैसे बहुत सारी अच्छी कंपनी है, वो लोग मरीन ग्रेड प्लाईवुड बहुत अच्छा बना रहे हैं। जो अभी शुरुआत पीडीलाइट ने शुरुआत कर दिया है एडवर्टाइज करने का। हाँ, उसका वो एडेसिव मरीन ग्रेड, तो ये हम लोग प्लाईवुड में भी ऐसा था कि प्लाईवुड में मरीन ग्रेड कंपनीज जो बनाती है, तो शायद जो अच्छी बनाती है तो वो कंपनी हम प्रमोट कर ले। अगर जो अनब्रांडेड कंपनी है वो अगर मरीन ग्रेड अच्छा नहीं बनाती तो हम लोग उसको प्रमोट नहीं करते। आवर मोटो इज कि ग्राहक को अच्छी क्वालिटी एक रीजनेबल रेट से मिले। कभी भी आप देखना कि मेंटालिटी कस्टमर्स की क्या होती है, सस्ता चाहिए। वही सस्ता ये एक ऐसा वर्ड बन गया है कि सस्ता दे के मतलब उसकी कोई क्वालिटी वैल्यू कुछ कोई देखता नहीं है। तो एक रीजनेबल प्राइस वाला आप देखोगे तो अगर जो सप्लायर है, हमारे जैसे सप्लायर है, अगर वो उसकी प्रोडक्ट में R&D करे, जैसे मैंने मेरी कंपनी जब स्टार्ट की थी तो मेरा ऐसा था कि मैं जो चीज़ बेचूंगा तो उसकी कंपनी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसका सोर्सिंग क्या है वो मैं जान के ही बेचूंगा। आज की डेट में ऐसा है कि बहुत सारे ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो बेच रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि इसकी फैक्ट्री कहाँ पर है। मैंने बोला ये 10 रुपए में ले ले, तो वो बोला ठीक है मैं 10 रुपए में लेके 11 रुपए में बेच देता हूँ, और उसको कहाँ पता है कि 10 रुपए की वैल्यू है भी नहीं। चाहिए। तो हम लोग ने कभी भी ऐसा नहीं किया कि आपने मेरे को बोला कि ये ले लो और आप फिर आप बेच दो। नहीं, आपका प्रोडक्ट मैं देखूंगा, आपकी रॉ मटेरियल, आपका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एक बार हम लोग विजिट कर लेते हैं। सेल्स आफ्टर सर्विस भी देते हैं। सर्विस, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग जो मटेरियल सप्लाई करते हैं वो आइडियली कॉन्टेक्स्ट में, और इंटीरियर डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट्स, उसको हम लोग उनको दिखाते कि दिस इज द प्रोडक्ट, ये अच्छी है, आप यूज कीजिए अपनी साइट्स पे, और कभी भी कुछ भी दिक्कत आए तो मैं बैठा हूँ, आई विल गिव यू द सर्विस। कंपनी तो है ही, कंपनी तो देगी, मगर आपको कंपनी को भी कांटेक्ट नहीं करना, आपको मुझे कांटेक्ट करना है। तो मैं ऐसा आज गर्व के साथ बोल सकता हूँ कि मेरे पास 99.9% सेटिस्फाइड कस्टमर्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कस्टमर को ये फीलिंग होता है कि आप डायरेक्ट हमारे से टच में हो, और मुझे कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप उसका सॉल्यूशन कर दोगे। कंपनी में मार्केटिंग का आदमी होता है तो वो शायद उसको समझा भी नहीं सकेगा या उसके पास जा भी नहीं सकेगा। यही आपका राज है कि जो आपकी जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बिक रही है। मगर मैं एक बात दूसरा भी आपको यही तरीके से बताना चाहूँगा कि फार्मा कंपनी है, फार्मा कंपनी वाले भी डॉक्टर्स को रखते हैं, डॉक्टर्स को बताते कि हमारा प्रिस्क्रिप्शन है, ये हमारी नई दवाई आई है, उसके बारे में आप मार्केटिंग करिए। उस टाइप की कोई पॉलिसी या उस टाइप का कोई बिजनेस आपके लाइन में है? ऐसा है कि ये जो सेल्समैन, आप फार्मा के MR को बोलते हो, मैंने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, और हमारे में सेल्समैन या बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, जो भी आप टेक्निकल जार्गन दो, तो वो सब अपनी चीज प्रमोट करेंगे। उसको तो जो कंपनी ने बोला है वही जाके उसको बोलना है। सही है। उसको पता नहीं है, वो लोग ले रहे हैं, उनको ले जाएंगे उनकी फैसिलिटी पे, उनको ट्रेनिंग देने, ये सब है। मगर मुझे एडवांटेज क्यों है, मेरी कंपनी को एडवांटेज क्यों है कि बिकॉज मैं ये 5th जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ। यही लकड़े में, ऐसा बोल सकते हैं, मेरी खून में, नसों में लकड़ा ही है। तो आई नो वुड एज द बैक ऑफ माई हैंड। जो मैं प्रोडक्ट बेचता हूँ वो मैं पहले देखता हूँ फिर बेचता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे इसमें ज़्यादा मुनाफा हो रहा है इसलिए मैं इसको प्रमोट करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि मुनाफा तो एक बार होके निकल जाएगा, मगर अगर उसमें कुछ भी दिक्कत आए, अगर मैं उसके प्रोडक्ट में आफ्टर सेल्स नहीं दूंगा तो कोई भी रिपीटेड कस्टमर नहीं आएगा। सही बात है। और हम लोग आज 5 जनरेशन से इसलिए टिके हुए क्योंकि हमारे पास रिपीटेड कस्टमर्स है। ऐसा भी है कि 3rd जनरेशन भी लोग, उसके दादा भी मेरे पास से लेते होंगे, मेरे दादा के पास से मटेरियल लेते होंगे, और वो लड़का भी आज मेरे पास से ले रहा है। ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं हमारे पास। मैं आपको मेरा एक एग्जांपल दूँ। मैं सीमेंट इंडस्ट्रीज छोड़ कर ऑटोमोबाइल में आया था।
मुझे ऑटोमोबाइल का ए भी नहीं आता था और मुझे उसका मार्केटिंग करके प्रोडक्ट बेचनी थी। उस टाइम पे मैं आइशर में था। शुरुआत में 1 आध महीने में मैंने ट्रेनिंग लिया, मगर मार्केटिंग ट्रेनिंग लिया और कुछ दिया नहीं। मैं मार्केट में गया मगर मैं सक्सेस नहीं हुआ, तो मैंने बॉस को बोल दिया कि मैं लायक नहीं हूँ मार्केटिंग कर सकूँ और मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। तो उन्होंने बोला पगार तो मुझे देना है, तो 15 दिन और रुक जा और सोच के क्यों फेल हुआ है। फिर मैंने बोला ठीक है मैं देख लेता हूँ। मैंने 15 दिन ऐसा किया कि मुझे जो प्रोडक्ट बेचनी है ट्रक्स, तो उसके लिए मुझे वहाँ मार्केट में जाना है। उसके बजाय कि मैं प्रोडक्ट क्या है, तो मैं उसका जो सर्विस स्टेशन है 15 दिन मैंने सर्विस स्टेशन में निकाला, क्योंकि वहाँ गियर है, बॉक्स है, फिर टायर्स है, कौन सा वेरिएंटर आता है, क्या प्रॉब्लम होता है, वही तो मुझे ग्राहक को बताना है कि आपको जो प्रॉब्लम है वो किस तरीके से फेस करोगे, तो वही सॉल्यूशन हुआ। तो उस तरीके से मैं गया, फिर मैंने काफ़ी गाड़ियाँ बेची, काफ़ी डेवलपमेंट किया। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा होगा आपको कि कोई तकलीफ आई होगी मार्केट में कुछ बेचने में? ये हमारा जो मटेरियल है, आप ये जो बोलते हो वो मैकेनिकल मटेरियल है। हमारा जो वुड है वो नेचुरल मटेरियल है, वो हर एक टाइम अलग बिहेव करता है। यानी बारिश की भी असर होती होगी और एटमॉस्फेयर की ज़्यादा एटमॉस्फेयर इफेक्ट्स होती है उसको। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि कभी भी कोई कंप्लेन आई तो हम लोग वी वुड अटेंड द साइट। मेरे ऑफिस से कोई जाएगा या फिर मैं चला जाऊंगा, डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटी, ऐसा कुछ। और मैंने पहले से एक पॉलिसी रखी हुई है कि जो साइट पे मटेरियल जा रहा है मेरा, वो साइट पे 1-2 बार तो जाना ही है। और वो जो कारपेंटर काम करता है उसको बोलना नहीं है कि मैं ये मटेरियल आ रहा है उसके वहां से आ रहा हूँ। मेरे को देखना है कि वो मटेरियल कटता है तो कैसा है। ठीक है, वो फैक्ट्री वाला जो मैंने बोला है वही मटेरियल भेज रहा है, वो अगर रॉ फॉर्म में मतलब पूरी शीट फॉर्म में तो बराबर ही दिखेगा। सही है, वो काटने के बाद पता चलता है। तो ये जो बोलते हैं ये इंस्पेक्शन विजिट, मेरी खुद की प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन मैं खुद ही करता हूँ। सही है। तो मुझे पता चल जाता है कि ये जो मटेरियल मैं ये क्लाइंट को मैंने जो बोल के दिया वो वही है कि नहीं, अंदर से निकला है कि नहीं, वो कारपेंटर को भी पता नहीं होता। मैं जाके देख के चुपचाप निकल जाता हूँ। सही है। अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो हम लोग की पॉलिसी है नो क्वेश्चंस आस्क्ड। आप मेरे को बोल दो ये ठीक नहीं है, आपके हिसाब से ठीक नहीं है, वो नो क्वेश्चंस आस्क्ड, मटेरियल वापस आपके वहां से आ जाएगा और यू गेट द रिप्लेसमेंट। मैडम मैं आपके पास आऊँगा। आपका जो आर्किटेक्ट इंटीरियर्स जो डिजाइनिंग का जो कर रहे हो, आपका प्रोफेशन के बारे में कुछ आप खुद बताइए। हमारा जो बेसिकली हमने जैसे पहले बताया इंटीरियर की फॉर्म है जो हम दोनों साथ में चलाते हैं। आई एम ड्यूअल प्रोफेशन में, मैं खाली इंटीरियर का ही मेन संभालती हूँ। अच्छा, बराबर। हमारे वहाँ जो क्लाइंट्स आते हैं वो काफी पुराने क्लाइंट्स हैं, वो रिपीटेडली आते हैं। जिनका मैंने फ्लैट किया, वो बंगलो लेना हो तो अभी मुझे विजिट करे कि बहन ये बंगला ले सकते हैं, कैसा लग रहा है आपको, बराबर है। तो ऐसे एक रिलेशन हमारा काफी सालों से क्लाइंट के साथ मेंटेन रहता है। उनकी ऑफिस भी हम लोग करते, मतलब हम लोग रेसिडेंस, ऑफिसेस, सब टाइप के प्रोजेक्ट्स लेते हैं। और जो प्रोजेक्ट्स लेते हैं वो क्लाइंट के टेस्ट के हिसाब से, और उसमें हमें क्रिएटिविटी डालनी है। जैसे कि तो जो रिक्वायरमेंट, आपको प्लॉट दिखाते होंगे कि ये प्लॉट है, उसकी डिजाइन आप करिए, उस तरीके से होगा ना। हाँ, आर्किटेक्चर वो आर्किटेक्चर के ज्यादा हमारा स्पेशलाइज इंटीरियर डिजाइन। हाँ, इंटीरियर डिजाइन। तो जो हमें वो जगह वो लोग दिखाते, मुझे लगता है सुजान जो है ऋतिक की जो मिसेज वो इंटीरियर डिजाइनर है। हाँ, इस टाइप का बोल सकते हैं। तो वो लोग हम साइट की विजिट करते, उसको स्टडी करते, उनके प्रोडक्ट के बारे में समझते। जैसे कि आपने बताया कि सीमेंट इंडस्ट्री में तो मेरे एक बहुत पुराने क्लाइंट है। अच्छा। उनको मैंने आई थिंक बहुत साल पहले उनके गेट में मैंने सीमेंट बैग को सैंडविच किया, तो वो उनको इतना क्रिएटिव लगा। ऐसे हम क्रिएटिविटी डालते हैं, जैसे भी जो साइट की जो प्रोडक्ट्स होती है वो यूज करते, उसको उसी टाइप के उसके मटेरियल यूज करके उसके आर्टिफैक्ट्स भी बनाते। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल होगा कि आपके बच्चे पर भी उसकी असर होती होगी, आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपके मिस्टर भी उसको सजेशन करते होंगे। क्रिएशन का मतलब कि खुद का क्रिएट करना। हाँ, तो उसके बारे में ज्यादा बताइए। जैसे कि हमने अभी हमारा 2 साल पहले हमने हमारा घर खुद का डिजाइन किया। अच्छा। उसी की मैं बात बताऊं तो उसमें हमने कोई भी आर्टिफैक्ट्स हमने रेडी नहीं लिए। जैसे कि आप बोलो कि सभी लैंप्स के लेके जो भी छोटे पॉट्स और ट्रेस भी है वो आर्टिफैक्ट्स रेडी भी नहीं लिया, और उसमें जो वेस्ट पड़ा साइड पे उसी में से ही हमने प्रोडक्ट्स बनाए।
मतलब उसी में से ही हमने ट्रेस बनाई, उसके टॉवेल्स एंड जनरली सब एसेस के लेते। तो मैं मानती हूँ कि बाथरूम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज ए इंटीरियर डिजाइनर। मैं जिनकी बाथरूम बनाऊंगी तो मैं पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ उनकी बाथरूम भी सेटिस्फेक्शन उसके, तो उसमें भी हमने टॉवेल स्टैंड वो भी वुड के बनाए, उसके जो भी निशेस पे बोलते हैं जो जहाँ सॉफ्ट रखते हैं वो भी वुड के बनाए। तो मुझे इनसे पता है कि वो वुड, वो बोलते हैं कि क्यों बाथरूम में वुड ले सकते, वुड थोड़ी बाथरूम में यूज कर सकते हो, तो मुझे इनका नॉलेज अप्लाई होता है तब कि वुड यूज कर सकते हो। अब मैं समझाती कि आप बंगलों के जो चौखट होते हैं, जो विंडो आउटसाइड विंडो दैट इज ऑफ वुड, तो आप उसमें वुड यूज कर सकते हैं, तो बाथरूम में क्यों नहीं कर सकते। फिर उनकी एक रेंज होती है WPC, राइट, PVC मटेरियल, तो उनके बेसिन के नीचे उसके बक्से बनाते हैं। तो उसमें उनमें भी अगेन इनका नॉलेज मुझे काम में होता है टू कन्विंस माय क्लाइंट्स। तो मैं उसमें भी ऐसा बोलती हूँ कि उसके मैं बॉक्स बनाती हूँ और उसमें पूरे ड्रॉर्स भी देती हूँ। जैसे कि आप बाथरूम में, मैं बाथरूम का इसलिए बताऊँ कि वो एकदम स्मॉल स्पेस है और उसको इंटीरियर करना मतलब एक चैलेंजिंग जॉब होती है। तो उसकी जो बाथरूम के जो नीचे का जो रैक होता है वो भी WPC का बना हुआ होता है। तो आपके बाथरूम के काउंटर के ऊपर ऐसी चीजें बहुत बाहर नहीं दिखती, आप सब चीज अंदर अच्छे से हाइड कर सकते हो और आपकी रिक्वायरमेंट और अच्छी बाथरूम के मिरर के पीछे लाइट भी लगाते हो। जो PVC का जो यूज बोल रहे हो, जिस तरीके से जहाँ पानी ज़्यादा होता है, मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने पहले एक बार रोड का डिज़ाइन किया था जिसमें डामर ही यूज़ होता है, मगर अभी टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई उसमें PVC जो प्लास्टिक होता है वो भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग लाइफ होना चाहिए। जो आज के रोड वगैरह जो बनते हैं अकेले डांबर से, तो बारिश आती है तो भीग जाता है और निकल जाता है इस तरीके से, तो उसको भी उस तरीके से मटेरियल बनाया कि रोड पूरा लाइफ 10 साल 15 साल उसको कुछ नहीं हो। तो इस तरीके से आपने भी सोचा कि भी प्लास्टिक का यूज उसमें भी किया जाए तो लाइफ उसकी भी बढ़ेगी और काम में भी आएगी। मोरना इंडा चितरवा ना पड़े। तो आपकी बच्ची के ऊपर कौन सी असर होती है, क्या असर होती है? वो हमेशा मुझे बोलती है कि मम्मा एज ए इंटीरियर डिजाइनर यू आर अ डेकोरेटर और डिजाइनर। तो मैं हमेशा उसको प्रूव करने के लिए भी बोलती हूँ कि नहीं, वी आर प्राउडली से कि वी आर डिजाइनर, क्योंकि डिजाइनर का मतलब मेरे हिसाब से होता है कि आपके घर में से जो चीज बनाई वो रादर देन रेडी से बने, रेडी लाओ, आउटसोर्सर को उसकी जगह खुद बनाओ। और जनरली क्या होता है कि डिजाइनर जनरली क्लाइंट पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो मैं मानती हूँ खुद को भी एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। जैसे तो मैं हैंडल्स भी हमारी साइट पे होते हैं, वो भी कस्टमाइज ही बने हुए थे वुड के। वो कई लोग बोलते हैं कि आप वुड बहुत यूज करते हो क्योंकि आपके हस्बैंड का बिजनेस है इसलिए आप वुड नो, इट्स नॉट लाइक दैट, वी कैन प्ले विद वुड मोर। और हमारी साइट पे जो पेंटिंग्स होते हैं वो भी आपको मैंने जैसे बताया कि हमारे पास ऐसे आर्टिस्ट से उससे हम क्रिएटिवली वो पेंटिंग्स डेवलप करते हैं और उसको साइट पे रखवाते अलग तरीके से। तो उसमें भी ये सब देखने से मेरी डॉटर की वो भी काफी क्रिएटिव होती। तो एक बार उसका एक डिबेट आई कि मम्मी ये सब साइट में तूने सब आर्टिस्ट के पास करवाए पेंटिंग, पर ये साइट पे ऑफिस है तो क्यों तूने रेडी ली? तो मैंने क्लाइंट का बजट नहीं है तो यहाँ तो रेडी लेने बोलते। तो उसने रेमेडीज बताई कि मम्मा ऐसा कर, तू डिजिटल पेंटिंग करवा और उसको खाली आर्टिस्ट से टचअप करवा, तो तेरे पेंटिंग रेडीमेड भी नहीं लगेगा और उसमें एक टचअप आएगा। तो वो भी एक क्रिएटिव, जैसे कि किसी का वॉल का बिजनेस है तो उसके हम ग्राफिक्स बनवाते हैं और उसका टचअप आर्टिस्ट से करवाते हैं, तो वो एक क्रिएटिव भी रखता है, किसी की प्रोडक्ट्स भी हाईलाइट्स होती है। और एक अलग आप बोलते हो कि उसमें आप बोलते हैं मोरना इंडा चितरवा ना पड़े, तो वो एक बच्चे ये सब देखते हैं तो उनको भी इंस्पिरेशन मिलता है। और नई जो जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मतलब मेहनत वाला जो काम है वो करो rather than ready solution। जैसे कि आप बोलो कि अभी सीरी बन गई है गूगल में, तो बच्चे क्या कुछ भी हो तो गूगल अप्लाई करें। इसमें भी ऐसा है कि आपके पास रेडी जो मार्केट है दैट इज लाइक गूगल। हाँ, हम लोग कहीं चीज रेडी लेते हैं पर वो भी उनसे लेते हैं जो कस्टमाइज बनाते हैं, मतलब हमारी रिक्वायरमेंट से बनाते हैं, तो वो ज्यादा यार कॉपी करने से खाली कॉपी नहीं करनी है, उसके ऊपर दिमाग भी अप्लाई करना है। सही है। तो अलग मैं आपसे बात करूंगा कि आपके प्रोफेशन में, बिजनेस में आपने क्या क्या संघर्ष खेला, कि हर एक आदमी को कुछ ना कुछ संघर्ष तो होता ही है, तो आपके जीवन में क्या संघर्ष है और किस तरीके से उसको टैकल किया? मैंने जब बिजनेस शुरू किया था 97 में, तो 97 अब ऐसा था कि उस साल 97 के बाद 98 से
इकोनॉमी काफ़ी, अपनी इंडियन इकोनॉमी काफ़ी डाउन जा रही थी। तो कभी ऐसा होता है कि जैसे आप रेस जा रहे हो, रनिंग रेस जा रहे हो, फर्स्ट स्ट्राइड में आप गिर जाते हो तो आपको लगता है अभी तो मैं कहाँ पर फिनिश लाइन पे नहीं पहुंचूंगा। तो जीवन के पहले मेरे प्रोफेशनल ईयर्स में पहले 2-3 साल में ही मुझे लॉस हुआ, कंपनी में लॉस हुआ। मैंने जो एक्सपोजर्स लिया था तो बिकॉज मैंने वो कंस्ट्रक्शन कंपनीज को मटेरियल सप्लाई किया था, कहीं पर मैंने काम करके दिया था तो वहाँ पर से पेमेंट नहीं आया, ये वो बहुत सारे इश्यूज होने लगे, लेबर इश्यूज होने लगे साइड पे। तो काफ़ी डिप्रेशन था, मगर मेरे फैमिली के सपोर्ट और वो सब एक ऐसा था कि आई वांटेड टू प्रूव कि कुछ नया करने के लिए आपको कुछ खोना पड़ेगा। तो वो नया करने की चाह में मैंने एक बार गिर के उठा मैं, और बाद में ऐसा था कि कभी भी बाद में 2001 में अर्थक्वेक आया, फिर फ्लड्स आए, फिर राइट्स आए, बहुत सारे आए, मगर एक बार का पहले मैं गिरा हुआ था, मुझे पता है कि अगर गिरने के बाद खड़े होने के तो कैसा एक्सपीरियंस होता है। तो वो मेरे को एक्सपीरियंस काम में लगा। तो बहुत सारे बाद में मेरे बिजनेस के लाइफ में चढ़ा उतार आते ही रहे। कभी मटेरियल की शॉर्टेज हो गई, कभी कॉम्पिटिटर्स जो आपके होते हैं वो भी आपको डिफेक्ट करते होंगे। हाँ, वो प्राइस के बारे में, तो मार्केटिंग कोई भी बिजनेस में ऐसा रहता ही है कि बिजनेस कंपटीशन में कभी किसी का हाथ ऊपर रहता है, कभी किसी का हाथ नीचे रहता है, वो रहता है। और स्पेशली जो ट्रेडिंग कम्युनिटी उसमें काफ़ी ज़्यादा वो रहता है कि क्योंकि सब लोग जानते हैं कि इसका मटेरियल सब, मतलब ये टिम्बर ट्रेडिंग में सबका मटेरियल मोर और लेस एक जैसा ही, सब प्लाईवुड बेच रहे, लैमिनेट बेच रहे, विनियर बेचते हैं, तो मटेरियल मतलब प्रोडक्ट एक ही है, मगर उसका जो मटेरियल की क्वालिटी है वो डिफर होती रहती है। तो आज की डेट में ऐसा है कि हम लोग इसलिए ये धंधे में टिके हुए बिकॉज हम लोग ने कभी भी क्वालिटी नहीं छोड़ी, कितना भी एडवर्स कंडीशन आया कभी भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो आज की तारीख में हमारे पास जो रिपीटेड कस्टमर्स है वो आज भी अपनी मेरी क्वालिटी की वजह से ही टिके हुए हैं। सही। तो आप दोनों पर्सनल लाइफ और बिजनेस लाइफ किस तरीके से एडजस्ट करते हैं? क्योंकि उसको भी एंजॉय तो करना ही है। हम लोग देखिए ऑफिस में होते हैं तो ऑफिस में वी आर नॉट हस्बैंड वाइफ, वी आर मोर ऑफ पार्टनर्स। तो वो एक डेकोरम होता है कि एक दूसरे की सोच को हमको उसको सम्मान देना चाहिए। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एवरीवेयर, कोई भी दो लोग में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है, क्योंकि क्रिएटिविटी ऐसी चीज़ कि मैंने लाइन ऐसी खींची तो उसको वो हॉरिजॉन्टल दिखेगी, मेरे वहाँ से वर्टिकल दिखेगी। तो दीज आर द थिंग्स कि मैं उसके नज़रिए से सोचता हूँ, वो मेरे नज़रिए से सोचती है। जब कभी कोई भी हमारा पॉइंट ऑफ डिबेट हो जाता है तब तो वो एक फिर अप्लाई कर लेते हो कि फिर नहीं आप बोलते हो वही सही है? नहीं, कॉमन ग्राउंड्स पे आ जाते हैं, कॉमन ग्राउंड्स पे आ जाते हैं, ऑफिस में कॉमन ग्राउंड्स में आ जाते हैं, घर पे क्योंकि वही अभिमान की बात आ गई। घर पे उनका ही होता है, ऑफिस में अभिमान नहीं रखते, ऑफिस में अभिमान नहीं रखते, घर पे उनका ही चलता है, घर पे हमारा नहीं चलता। तो सही हैप्पी लाइफ के लिए घर पे बीवी की सुनो और ऑफिस में दोनों की सुनो। बराबर। तो जिस तरीके से आप टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने, उसमें कैसा रोल रहा कि आपको ऐसा ही बना दिया गया कि उसके लिए आपने कुछ पहले से ही कुछ काम किया होगा, तो वो कैसा है? नहीं, कोई ऐसा तो प्रेसिडेंट नहीं बना देता सर। मैं टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन में पहले कमेटी मेंबर के हिसाब से 2007 में आई जॉइन देम, और उन्होंने मुझे इनवाइट किया था कि उस टाइम ऐसा था कि जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे उनको यंग ब्लड इंड्यूस कर रहा था एसोसिएशन में। तो उन्होंने कुछ वो मुझे जानते थे और मेरे बिजनेस स्टाइल उनको पता थी कि वो कैसे ये धंधा कर रहा है लड़का। तो उनको लगा कि ये एसोसिएशन में भी कुछ अपनी सोच अप्लाई करेगा तो कुछ काम में लगेगा। तो उसके बाद जैसे जैसे एसोसिएशन में मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता गया, तो इन द ईयर 2013 मतलब एसोसिएशन ऐसा है कि आप कोई एसोसिएशन बोलोगे ऐसा लगा कि सब 50 प्लस के लोग होंगे बैठे होंगे, 60-70 साल जो रिटायर्ड लाइफ वाला जो होते हैं वही होंगे, झगड़ा लेके सब आएंगे, वो झगड़ा का सॉल्यूशन लिए बैठे होंगे। तो ये एक एसोसिएशन की जो इमेज है वो हमको बदलनी थी कि एसोसिएशन इज नॉट अबाउट कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, एसोसिएशन उसके मेंबर्स की ग्रोथ के लिए क्या करता है। तो
मेरी हमेशा सोच ऐसी रही है कि मेरी एक्सपीरियंस और मेरे कॉन्टेक्ट से एसोसिएशन के मतलब हमारे जो टिम्बर ट्रेडिंग फ्रेटर्निटी है उनका ग्रोथ कैसे हो, वो आगे कैसे बढ़े, क्योंकि ऐसा है कि इंटरनल जो हमारी कंपटीशन थी तो सालों से हम लोग इंटरनल compete कर ही रहे हैं एक दूसरे से। आज की डेट में कंपटीशन एक्सटर्नल है। आप देखो तो इम्पोर्टेड फर्नीचर पिछले 10 साल में इतना सारा आ गया इम्पोर्टेड फर्नीचर। अगर इम्पोर्टेड फर्नीचर आता है तो सीधी सी बात है कि रॉ मटेरियल अपना नहीं जा रहा है, और रॉ मटेरियल अपना नहीं जा रहा है तो सीधी असर हम लोगों को पड़ता है। शिप ब्रेकिंग होता है, शिप वुड यूज होता है, शिप ब्रेकिंग का वुड यूज होता है वो बहुत कम, क्योंकि उसकी यूजिंग पैटर्न बहुत यूजेज पैटर्न डिफरेंट है। अच्छा। और वो टीक वुड नहीं होता। अच्छा। और जो मगर लॉन्ग लाइफ तो होता है ना, क्योंकि पानी में रहता है ना पूरा दिन शिप। वो डिबेटेबल है। अच्छा। क्योंकि वो अलग सब्जेक्ट में ले लेंगे। वो सब्जेक्ट पूरा अलग है। और ये हम लोग ने यूज किया है मेरी खुद की ऑफिस में। आप देखोगे तो ये रिक्लेम वुड है पूरा, और रिक्लेम वुड को यूज करना, उसकी पैटर्न उसका कैसे समझना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक डिजाइनर एस्पेक्ट, तो कृति का भी उसमें काफी योगदान था, मुझे मटेरियल का था। तो एस्थेटिक्स और मटेरियल का कैसे बनाते तो वो रिक्लेम वुड की बात होती है। और जैसे ये आप बात करें तो एसोसिएशन में तो हम लोगों ने बहुत टेकफुली, हम लोग जो यंग टीम थी तो उन्होंने धंधा कैसे बढ़ाना है उसके बारे में सोचा। उसमें सोचा, क्योंकि अगर कंपटीशन बाहर से होती है तो वो लोग के पास सब कुछ होता है, दे है, उनके पास पैसा होता है, उनके पास मार्केट होता है। तो वो इलेक्शन होता है कि ऐसे ही डिसाइड हो जाता है कि भी कमेटी एक बनाई तो कमेटी ने डिसाइड कर लिया कि ये प्रेसिडेंट बन गया। क्योंकि मैंने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में देखा है कि वहाँ इलेक्शन होता है, हमारे समाज में भी इलेक्शन होता है। नहीं, हमारे जो एसोसिएशन है उसमें काफी भाईचारा है। तो इलेक्शन बहुत कम बार हुआ, शायद उसकी पूरी हिस्ट्री 1947 में एसोसिएशन फॉर्म हुआ तो आज तक 2 ही बार इलेक्शन हुए, बाकी सब सिलेक्शन में हो जाता है। हाँ, जो कमेटी होती है वो वही कमेटी डिसाइड कर लेती है। कमेटी होती है, जो एक्सपीरियंस होता है, जिनको उनको लगता है, जो पास्ट प्रेसिडेंट्स होते हैं ये लोग सब बैठते हैं और जो सीनियोरिटी भी देखते हैं, उसकी विजन भी देखते हैं, सब देखते हैं। आज ऐसा होगा कि मैं आज प्रेसिडेंट हूँ तो मेरे से कोई सीनियर भी होगा, मगर एक विजन भी था, तो विजन के हिसाब से उनको लगा कि ये अलय का काम अगर एसोसिएशन में अगर वो आता है, प्रेसिडेंट बनता है तो उसकी सोच हमको काम में लगेगी। और जो वो सीनियर था उसको भी कोई ऐसा इश्यू नहीं था कि ठीक है यू कैन कंटिन्यू विद द लाइफ। मगर जैसे ऐसा है कि सीनियर लोग होते हैं वो लोग कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि मेरा जो कहना है वही सही है और आप यंग हो, तो दोनों के सुझाव में भी टक्कर होती होगी। क्योंकि जनरली कैसा होता है कि जो बाप होता है ना वो बेटे को बोलता ही है कि मेरा कहना मान, तुझे नहीं समझ आई, तुझे समझ में नहीं आएगा। तो ऐसा कुछ होता है वहाँ? ऐसा मतलब विजिबली से ऐसा नहीं होता, मगर बहुत डेमोक्रेसी से हम लोग काम करते हैं। कभी भी कोई सुझाव होता है, मेरा सुझाव होता है, मेरे कोई सीनियर होते हैं उनका सुझाव होता है, तो वे डिस्कस, वो कमेटी में हम लोग डिस्कस करते हैं, जो वायबल है वो हम लोग करते हैं। मैं भी उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे सीनियर से, सीनियर भी मेरा रिस्पेक्ट करते हैं। तो आज तक ऐसा है कि साथ में मिलके काम करते हैं। और एक था कि ये जो एक इश्यू आप जो बोल रहे हो वो सब जगह होता है, तो हम लोग ने अहमदाबाद टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन में एक यूथ विंग शुरू किया। यूथ विंग मतलब ऐसा था कि जो नया जिसने ट्रेड ज्वाइन किया, सेकेंड जनरेशन धंधे में आती है, तो लगभग वो 20-22 साल के होते हैं, तो एक एज लिमिट रखी कि 20 to 40 ईयर्स के बीच में जो होते हैं तो उनको हम लोग यूथ विंग में वो इनवाइट करते थे, मतलब वो मेंबर्स बनते थे। और फिर हम लोग उसमें इंटर इंडस्ट्रीज के अंदर की हमारी इंडस्ट्रीज को विजिट करवाते थे, जैसे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, विनियर, लैमिनेट, प्लाईवुड, वो कैसे बनाते उसकी जो डिटेल्स है वो जो पता नहीं रहती किसी को, तो हम लोग ऐसा करते थे कि उनको एक्सपोजर मिले। और इंटर इंडस्ट्री में भी जाते थे कि जैसे केमिकल इंडस्ट्री, मैकेनिकल इंडस्ट्री है, उनके साथ हमारे डायलॉग्स, मतलब उनके साथ बैठते थे और उनके साथ बातचीत करते थे, उनका विजन क्या है, वो लोग क्या सोच रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि अभी ट्रेडिंग में ज़्यादातर जो मुनाफा और जो हम लोग ग्रोथ बात करते हैं, तो ऐसा बात करते हैं कि आज ईयर ऑन ईयर बेसिस अगर 15% हमारा ग्रोथ हुआ तो वाह 15% ग्रोथ हुआ, खुश हो जाते हैं। मगर जैसे ही हम लोग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज वाले को मिले, स्टार्टअप्स वाले को मिले, आईटी इंडस्ट्रीज वाले को मिले, तब पता चला कि ग्रोथ किसको बोलते हैं। 100% ग्रोथ, 200% ग्रोथ, ये 1 टाइम 2 टाइम ग्रोथ की बात कर रहे थे, और हम लोग बैठे थे 10% 15% ग्रोथ की बात करने की।
तो एक जो नजरिया था, दूसरे का नजरिया था, जो बाहर निकलोगे तो ही पता चलेगा कि दुनिया कहाँ जा रही है। सही है। अपने एरिया में हम लोग अगर एक दूसरे से ही बात करते तो मैं बोलूंगा कि भैया आपने 10% ग्रोथ किया तो मैं बोलूंगा मेरे को 12% ग्रोथ करना है। कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि 2 टाइम्स ग्रोथ करना है। ये 2 टाइम ग्रोथ करने के लिए आप ट्रेडिंग में से कैसे करोगे, प्रोडक्ट में कैसे चेंजेस लाओगे, प्रोडक्ट में कैसे एड ऑन प्रोडक्ट में करोगे, तो ये सब सोचना हम लोग ने शुरू किया। कई सारे अदर इंडस्ट्रीज वाले से मसलत की कि भैया आप कैसे करते हो, आप क्या सोच रखते हो, आप किसके साथ बातचीत करते हो तो आपको ऐसा आइडिया आता है। तो आज की डेट में ऐसा हुआ है कि हमारे जो यूथ विंग है तो उसमें काफ़ी सारा चेंजेस आ गया सोच के में। अभी ऐसा होगा कि हम लोग अंदर कम्पीट कम करते हैं और एक दूसरे को हेल्प करके एक दूसरे का धंधा बढ़ा रहे हैं। तो फाइनल फ्रूटफुल ऐसा हुआ कि सबका धंधा बढ़ा। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कोई हेल्प किया तो मेरा धंधा कम हो गया। उससे तो अच्छा है कि एक दूसरे से अंदर विश्वास बढ़ गया और सबका धंधा बढ़ने लगा। ये कोरोना का जो लॉकडाउन हुआ उसमें आपके बिजनेस में कैसा असर हुआ और किस तरीके से आपने वो फेस किया और उसमें से आप निकले, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। जो लॉकडाउन हुआ तो 3 महीने तो सब कुछ बंद ही रहा। और हमारी जो इंडस्ट्री आती है इट इज़ अ लग्जरियस इंडस्ट्री। ऐसा होता है कि खाने पीने का आपका एक बार का हो जाए, फिर पैसा जो एक्स्ट्रा पड़ा होता है उसमें से आप फर्नीचर बनाओगे। तो एक काफ़ी डिमोरलाइजिंग बहुत सारे लोगों को था। फिर भी हम लोग ने जो कोरोना के टाइम थे तो हम लोग ने वेबिनार रखे थे, हम लोग ने अंदर वो मीटिंग्स करते थे, ऑनलाइन मीटिंग्स करते थे, एक दूसरे से बात करते रहते थे कि क्या करना है, सोच एक दूसरे की एक्सचेंज कर रहे थे। उसके बाद जब अनलॉक हुआ तो पहला महीना बहुत काम डल रहा। सबको ऐसा लगा कि भाई अभी ये इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, जैसे फूड इंडस्ट्री, उनको कुछ अता पता मतलब बहुत प्रॉब्लम है तो हमको भी ऐसा ही होगा। मगर धीरे धीरे हम लोग ने डायलॉग शुरू किया। हम लोग ने एक प्रोग्राम भी रखा था, मतलब प्रोग्राम तो 1 साल से 2 साल से चल रहा है। जब मैं प्रेसिडेंट बना तो मैंने एक ऐसा शुरुआत की कि हर महीने में एक बार चाय पे चर्चा। चाय पे चर्चा में क्या होता है कि ये जो व्यापारी है तो एक हम लोग कोई 2-3 टॉपिक है उस पर डिस्कस करते हैं कि ये धंधा है तो धंधा बढ़ाने के लिए क्या होता है, ये दिक्कत आ रही है, जीएसटी में दिक्कत आ रही है, ये गवर्नमेंट से कोई दिक्कत आ रही है, तो ये सब एक दूसरे से बात करते रहते हैं तो पता चलता है। तो इसमें ये चाय पे चर्चा फिर हम लोग ने ऑनलाइन कर दी। और ऑनलाइन चाय पे चर्चा में सब एक दूसरे का बढ़ावा देते रहे कि भैया ये अपने बिजनेस में ऐसा थोड़े चेंजेस लाओगे तो ऐसा होगा, थोड़ा ऐसे ही आप सर्विस इसमें चेंज करो, कुछ करो। तो आज की डेट में ऐसा है कि काफ़ी हमारा जो बिजनेस है नॉर्मलाइज होने पर, ऑन द वर्ज ऑफ नॉर्मलाइज ऐसा लग रहा है। तो कमिंग टाइम्स में ऐसा लगेगा कि 4-6 महीने में जो हम लोग बिफोर लॉकडाउन जो काम कर रहे थे, टर्नओवर कर रहे थे, वो 4-6 महीने में वो हो जाना चाहिए। दूसरा, आपसे बिजनेस के सिलसिले में जिस तरीके से बात हो रही है तो नोटबंदी की आपके बिजनेस में कैसी असर रही? दूसरा, गवर्नमेंट ने जो जीएसटी अभी जो शुरू किया है, क्योंकि मुझे मालूम है कि जीएसटी के बारे में उस टाइम पे जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट थे ना उनको भी मालूम नहीं पड़ रहा था कि किस तरीके से जीएसटी अप्लाई करना है। और मुझे लगता है उसमें से आज की तारीख में 50% भी नहीं होंगे जिसको परफेक्ट जीएसटी के बारे में मालूम है। तो वो सब किस तरीके से आपने टैकल किया और आपके इंडस्ट्रीज में किस तरीके से उसका माहौल बना कि उसकी तकलीफ भी होती है कि नहीं, दोनों के बारे में मुझे बताइए। आप जो नोटबंदी की बात कर रहे हो तो नोटबंदी के बाद ऐसा था कि क्योंकि आपका बिजनेस कंस्ट्रक्शन के साथ भी है और बिल्डर लोग ज़्यादा परेशान थे और जीएसटी भी सेम चीज़ है। नोटबंदी के बाद ऐसा रहा कि मार्केट में लिक्विडिटी फ्लो का बहुत इश्यू होने लगा। और बिकॉज ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत कम, मतलब उसका इन्वेस्टर्स कम हो गए, उसमें बंद हो गए, तो उसकी डायरेक्ट जो असर हुई वो हमारे बिजनेस पे हुई, फर्नीचर इंडस्ट्री, और वो फर्नीचर रॉ मटेरियल सप्लायर की इंडस्ट्री से। मगर ऐसा बहुत सालों बाद, मतलब बहुत सालों से हम लोग देख रहे हैं कि कभी भी स्लम्प आया तो स्लम्प के बाद उतना ही ग्रोथ होता है। बिकॉज एक ऐसा था कि नोटबंदी आ गई तो आपके पैसे चले नहीं गए। आपके पैसे आ गए, आपने उसको इन्वेस्ट किए कहीं पर। सूरज आता था मगर फिर उगता तो है ही। पैसा आपके हाथ में नहीं है मगर अकाउंट में है या इन्वेस्टेड है कहीं पर। तो 6 महीना के बाद, 12 महीने के बाद वो फिर से नॉर्मलाइज हो गया।
और सबका काम अच्छी तरह से शुरू मतलब स्टार्ट होने लगे। और अगर आप उसका जो फिगर्स देखते हो तो जितनी करेंसी अंदर की उतनी करेंसी बाहर आई। तो मतलब किसी ने अपने जेब से पैसे जो अपने न्यूज़ मतलब रोटेट होती थी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कि ये नदी में इतने सारे पैसे नोट मिले, तो कोई ने वो डाले नहीं, अपने कोई नहीं डाले, वो तो एक फेक न्यूज़ थी या फिर वो नकली नोट होगी। तो ये, और जो जीएसटी की बात कर रहे हो, जीएसटी एक बहुत सीरियस मैटर है बिजनेसमैन के लिए, क्योंकि आप देखोगे कि जीएसटी 2017 में आया, 2017 से आज 2.5 साल में मोर देन 500 नोटिफिकेशंस और अमेंडमेंट्स, राइट। तो ऐसा है कि आप चेंजेस लाते हो, लॉस चेंज करते हो, तो वो एक प्रोफेशनल्स है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, जीएसटी प्रैक्टिशनर्स है, उनको भी वो याद रखने में दिक्कत रहती है। तो एक जो छोटा धंधा आदमी कर रहा है उसको कितनी तकलीफ होती है? इतनी आज ऐसा है कि इन जो सिंप्लीफाइड प्रोसेस सिंप्लीफाई होना चाहिए, उसकी बजाय इतने सारे उसमें डिटेलिंग्स ये वो, इसमें आप टाइम पर नहीं भरते तो उसका आपको पैसा भरना है, ये वो। कभी कभी क्या होता है कि आप अपलोड रिटर्न करने जाते हो और नेट कनेक्टिविटी नहीं मिली, अगर 12 o'clock उसका रात को लास्ट टाइम है, तो कनेक्टिविटी नहीं मिली तो आपका पैसा उसमें आपको भरना पड़ता है, सर्वर डाउन हो जाता है, ऐसा वगैरह होता है। मतलब ये एक गवर्नमेंट के पास एक बहुत बड़ी चैलेंज है कि कैसे छोटे व्यापारी, मतलब कॉर्पोरेट से जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, उसके पास तो खुद के प्रोफेशनल्स है, मतलब कितने भी सारे अकाउंटेंट्स और पूरी टीम रहती है, मगर जो छोटा आदमी है, आप समझ लो दुकान लेके बैठा है, तो उसका टर्नओवर साल भर का 50 लाख से करोड़ के हिसाब से उसका छोटा आदमी हम गिनते कि नॉर्मल दुकानदार होता है। अगर ट्रेडिंग में आप गिनो जो हिसाब से आपका प्रॉफिट मार्जिन है, तो वो अकाउंटेंट भी अफोर्ड नहीं कर पाता। सही है। वो अपना घर चलाए या अकाउंटेंट डाले। अगर अकाउंटेंट नहीं होता तो उसको आप कितनी सारी डेट्स याद रखनी होती है, और वो डेट्स भी बदलती जाती है, और उसके पास क्लाइंट भी 4 महीने पहले जो डेट होती है वो 6 महीने के बाद नई डेट्स आ जाती है कि भाई ये फाइनल डेट्स ये। रिटर्न फाइल मुझे लगता है अभी हर महीने कर दिया है ना, वो GSTR 3B, उसको आप टैक्स हर महीने भरना होता है। और उसका जो एडवांस टैक्स होता है कि भी नहीं, जो मटेरियल जाता है उसके बाद जो मटेरियल आप बेचते हैं और जो मटेरियल खरीदते हैं उसके डिफरेंस का आपको भरना रहता है। मगर अभी जो नया नोटिफिकेशन आया है, अगर वो सामने आपका ITC मैच नहीं हो रही है, मतलब जिसके आपने माल खरीदा उसने अगर रिटर्न नहीं भरा, तो आपके ITC में इनपुट टैक्स क्रेडिट वो नहीं दिखेगा। तो आपने उसको पैसा दे दिया, फिर भी वो GST आपको भरना है उसका। वही तो। और फिर नेक्स्ट मंथ अगर वो भरेगा तो आपको वापस मिलेगा। तो ये एक ऐसी चीज है कि गवर्नमेंट को ये देखनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि गवर्नमेंट का नजरिया ऐसा होता है कि पैसा खींच लो व्यापारी से, उसको रिफंड मांगना है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर आप रिफंड मांगने जाते हो तो आपको पता है सरकारी ऑफिस में रिफंड मांगना मतलब कैसा होता है कि अपने ही पैसे की भीख मांगनी है। क्योंकि मैं ये डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे गुजरात के अंदर छोटे छोटे व्यापारी बहुत लोग हैं और उनके पास कैश फ्लो बहुत कम रहता है, और कैश फ्लो कम होने से ये जो सिस्टम है उसमें बहुत दिक्कत आती है। मैं आपको बात बताऊं कि सूरत में कपड़ा उद्योग है, कापड़ उद्योग, उसमें सब लोग ने विरोध किया था। उसके लिए किया था कि भी जो GST भरना है वो एडवांस में भरना है, इतना कैश फ्लो नहीं है, दो नंबर का ज़्यादातर वहाँ होता है। तो ये सब समझना जरूरी है, इसीलिए मैं आपसे ज़्यादा डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि आप एक बड़े बिजनेसमैन हो और टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हो। तो उसके ज़रिए से मैं दर्शक मित्रों को यही बताना चाहता हूँ कि आप भी कुछ ऐसा प्लानिंग करिए कि आपको भी दिक्कत नहीं है, एडवांस में भी प्लानिंग करिए, तो आपका जो बिजनेस है अच्छी तरह से भी चला सकते हैं, कुछ भी तकलीफ नहीं आएगी। अभी हम आपके साथ बात करेंगे थोड़ा एंटरटेन के लिए कि आपका फिल्म आइकॉन हीरो कौन है? मेरा फिल्म आइकॉन आई लाइक ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन, वो यंग, एकदम यंग, वो हमेशा यंग ही दिखता है, आप देखना। इसीलिए तो उसको ग्रीक गॉड बोलते हैं। मुझे लगता है वर्ल्ड आइकॉन के ऐसा कुछ उसको विरोध मिला है, उसको क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है, मतलब क्योंकि मैं वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम ऐसा कुछ उसको बोलते हैं। काफी अच्छा उसका मतलब बॉडी लैंग्वेज है, ही इज बहुत अच्छा डांसर है,
और उसका एक माइनस पॉइंट ये भी है, उसका जो मैरिज लाइफ है वो सक्सेस नहीं हुई और रुझान से उसका डाइवोर्स हुआ। और इंडिया के अंदर सबसे महंगा डाइवोर्स शायद उसी का ही है। और आज वो शायद मुझे लगता है साथ में भी होने की बात चल रही है, ऐसा कुछ सुना है। तो उसके बारे में आप जानते हैं कि नहीं? वो जानते हैं, मगर उनकी वो पर्सनल क्योंकि आपका आइकॉन है और उसकी वाइफ भी इंटीरियर डिजाइनर है सुजान खान, तो उसको हम काफ़ी फॉलो करते हैं। मगर उसकी पर्सनल लाइफ है, उसको क्या दिक्कत है, अगर वो साथ में रहते हैं तो वी आर हैप्पी कि उसके किड्स और उसके लिए भी बहुत अच्छा है। देखना चाहिए। मैम आपका कोई मीन्स हीरोइन वगैरह, एक्ट्रेस वगैरह कोई आइकॉन में होगी? दीपिका पादुकोण या क्यों? बस एकदम प्रकाश पादुकोण की बेटी, जो लुक है वेरी सिंपल, उसकी हाइट वगैरह है, हाइट अच्छी है, स्ट्रक्चर, और उसको पिक्चर भी अच्छा मिला इसलिए। नॉट एग्जैक्टली बट आई लाइक। अच्छा, आपको उसकी कौन सी फिल्म पसंद आई? जवानी दीवानी। ना ये जवानी दीवानी। हाँ, ये जवानी दीवानी। मुझे लगता है इसके साथ ही रणवीर सिंह के साथ रणबीर कपूर। I like रणबीर कपूर also. अच्छा। Very cute pair. हाँ, नहीं सही है, वो भी बहुत अभी यंग जनरेशन में ये सबसे ज़्यादा आइकॉनिक है रणबीर कपूर जी। आपका सिंगर्स फेवरेट कौन सा है? पुराने गीत ज़्यादा पसंद करते हैं या नए जो सिंगर है उनके गीत? सिंगर्स तो मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है, तो सिंगर्स में तो म्यूजिक का जो मीन्स अपन बोलते हैं उसका भी नाम दे दीजिए, म्यूजिशियन का भी, तो दोनों साथ में आ जाएगा। अगर आप म्यूजिशियन बोलते हो तो ए आर रहमान बहुत वर्सेटाइल और वेरी गुड कंपोजर, और सिंगर में किशोर कुमार ऑल टाइम फेवरेट, और आज के दिन में अरिजीत सिंह तो काफी अच्छे, दोनों सेम वॉइस ऑफ मगर दोनों की सिंगिंग स्टाइल काफी डिफरेंट है, तो इसलिए ऐसा बोलते हैं कि दोनों को आप सुन लीजिए तो पूरा पैकेज आ जाता है। मगर एक बात है कि किशोर कुमार जो है वो जैसे मन्ना डे है और रफ़ी साहब है, वो शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए और बेसिकली उनसे ज्ञान लेकर वो सिंगर बने। किशोर कुमार वो नहीं है। मैंने सुना है किशोर कुमार इज नॉट अ ट्रेंड सिंगर, नॉट, वो ऐसा ही बन गए। हाँ, उनकी खुद की एक भगवान ने दी हुई कि ग्रेट सिंगर, मतलब, और इसीलिए वो अपनी सिंगिंग, वो जो उनकी शैली थी, तो वो ही केप्ट ऑन चेंजिंग, वो अंदर से बदलते इम्प्रोवाइज करते रहे। काफ़ी सारे मैंने इंटरव्यूज देखे थे तो कंपोजर्स के, तो बोलते कि किशोर जी गाते गाते अपने आप इम्प्रोवाइज कर देते थे, और ये जो युडली था तो उन्होंने इम्प्रोवाइज किया था, और आप देखिए कि युडली कैसे। नहीं, मैं आपको दूसरा भी बताऊं कि जो देवानंद थे पहले रफ़ी साहब के गाने ज़्यादा गुनगुनाते थे, फिर पिक्चर में उन्होंने किशोर कुमार की आवाज़ निकाली। आप देखिए अमिताभ बच्चन ने भी किशोर कुमार की आवाज़ को किया, राजेश खन्ना ने भी किशोर कुमार की आवाज़, यानी 70 का जो दौर चला वो किशोर कुमार का था। सही है ना? सही। तो इस तरीके से आप किशोर कुमार को देखते हैं या एक अलग तरीके का जो किशोर पार्श्व भूमिका में जो काम करते हैं उस तरीके जो एक्टर के रूप में देखते हैं? किशोर कुमार ऐसे आदमी थे, वर्सेटाइल थे, मुझे तो लगता है वो सब कुछ कर सकते थे, भगवान की देन थी कि वो एक्टिंग भी कर सकते थे, वो गाना भी कोई पिक्चर देखा है उसका? बहुत सारे किशोर कुमार के तो मूवीज देखे थे, और पड़ोसन तो ऑल टाइम फेवरेट क्या माय फेवरेट, उसमें किशोर कुमार और मन्ना डे का जो गाना है सबसे ज्यादा फेमस है, पड़ोसन का। दर्शक मित्रों, इसी तरह से हम बातें आगे करेंगे, थोड़ा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक दर्शक मित्रों, कहानी आगे सुनते हैं और उन्हीं की जुबानी से सुनेंगे। अलग भी मैं जानना चाहूँगा कि बिजनेस के लिए आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है, और उसके लिए फ्रेंचाइजी वगैरह सोचा है कि किस तरीके से आपने प्लानिंग किया हुआ है? क्योंकि मिडिल क्लास पब्लिक, मुझे लगता है कि इंटीरियर डिज़ाइन का नाम या कोई वुडन को मटेरियल्स उसको लेना है तो महंगा बहुत होता है, वो सोच होती है। तो आपको किस तरीके से उसको देखे थे? जैसे हमारे दोनों वर्टिकल्स है, एक तो टिम्बर ट्रेडिंग और एक डिज़ाइनिंग फर्म। तो मैं पहले जो नज़रिया आपको बता रहा हूँ वो टिम्बर ट्रेडिंग में,
तो टिम्बर ट्रेडिंग में जो भी नया आना चाहता है, हमसे जुड़ना चाहता है एज अ फ्रेंचाइजी या कुछ भी, तो हमारा एक जो पॉलिसी है, कंपनी पॉलिसी, कि क्वालिटी ऑलवेज मैटर्स, क्वालिटी कम्स फर्स्ट। तो ऐसे जो बंदे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वी वुड वेलकम देम, और उनको हम ट्रेन भी करेंगे कैसे एक क्वालिटी कॉन्शियस, एक रेट कॉन्शियस आप कैसे आपका धंधा चला सकते हो साथ में साथ। तो हम लोग मोर देन हैप्पी कमिंग टाइम्स में जैसे मोर आउटलेट्स या फ्रेंचाइजी आउटलेट्स हम लोग खोलेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा है कि कोविड-19 से जो रोजगार खत्म हो गया है, तो आप रोजगार किस तरीके से देंगे? क्योंकि मैंने देखा है कि अभी जो बिल्डर्स लोग हुए तो इंटीरियर डिजाइनिंग खुद करके देते हैं, क्योंकि उसकी एबिलिटी, जो मटेरियल वगैरह देखते हैं कोई भी आते हैं उसके घर, तो डिजाइनिंग वगैरह लोग देखे उसको अच्छा लगता है कि भाई इतना अच्छा फ्लैट बनाया। तो उस तरीके का कोई प्लान है आपका कि कोई बिल्डर के साथ टाई अप करे या रोजगार देने की शुरुआत करे, उसको फ्रेंचाइजी दे? मैं उसमें आ जाना चाहता हूँ। तो हम लोग का प्लान है, और वी आर इवन हम लोग ने स्टार्ट भी किया है कोलैबोरेटिंग, उसको हम बोलते हैं, फ्रेंचाइजी नहीं, कोलैबोरेटिंग वर्ड हम यूज करेंगे उसमें। तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो कोर स्ट्रेंथ है मेरी और कृति की, वो डिजाइनिंग की है। तो जो आप बोल रहे हो कि बिल्डर फ्लैट दे रहे डिजाइन फर्नीचर दे के, हाँ, तो वो हम लोग डिजाइनर एज ए डिजाइनर ऐसा देखते कि वो इंटीरियर डिजाइन नहीं करते, वो डेकोरेट करते। आपके घर में फर्नीचर दे देते, तो 10 फ्लैट होंगे तो 10 में एक जैसा ही होगा। हाँ, मगर जो डिजाइनिंग है वो सबको अपने खुद के हिसाब से, अपनी खुद की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो हम लोग ऐसा प्लान करेंगे। मैं आपको ये रोकता हूँ, क्योंकि जो बिल्डर्स है, अगर कोई डिज़ाइन करके नहीं देगा इंटीरियर तो बात अलग है, तो आपको ज़्यादा कस्टमर ढूंढने पड़ेंगे। मगर अगर एक ही बिल्डर के पास अगर कोई फ्लैट बनता है तो मुझे लगता है कि 50 या 100 मकान होंगे, तो इतना बड़ा अगर कॉन्सेप्ट मिल जाता है तो उसको आप टेक ओवर नहीं करेंगे या उसको काम करने के लिए सोचेंगे? श्योर, हम लोग जैसे अभी जैसे बिल्डर्स है तो उनके सैंपल अपार्टमेंट्स है वो हम लोग डिज़ाइन करते ही हैं, और काफ़ी की है, तो उसमें से हमको लीड्स मिलती है, नए काम भी मिलते हैं। और आपकी जो बात है तो उसमें एक फिक्स डिजाइन्स होती है, तो वो भी हम वी आर ओपन कि हम लोग कोलैबोरेट बिल्डर के साथ कर सकते हैं। हम लोग एक ओपन और भी है कि ऐसा माना जाता है कि इंटीरियर डिजाइनिंग पैसे वाले ही करवा सकते हैं, अपना फ्लैट घर डिजाइन पैसे वाले ही करा सकते हैं। तो हम लोग ये सोच बदलना चाहते हैं कि इंटीरियर डिजाइनिंग आपका फ्लैट हो, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, कुछ भी हो, हम लोग आपके बजट में, मिनिमम बजट में हम लोग वो डिजाइन कर सकते हैं। वी आर नॉट प्राइस कॉन्शियस, ऐसा नहीं है कि इतने पैसे होंगे तो ही कर सकता है। हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो, क्योंकि एक अगर 5 लाख का भी आपका घर हो, 5 लाख का भी फर्नीचर बनता है, तो आप सोचिए कितनी सारी रोजगारी उसको मिलती है उसमें। तो हम लोग ये करना चाहते हैं कि उसमें कारपेंटर भी आ जाए, उसमें पेंटर भी आ जाए, उसमें फॉल सीलिंग वाला आ जाए, सप्लायर्स में सब हार्डवुड प्लाईवुड वाले सब उसका सबका काम चलता है। आपका जो बिजनेस है, मुझे लगता है नदी पार का जो लग्जरियस एरिया है उसमें ये डेवलप होगा, वो बात अलग है। मगर नदी की उस साइड, पूर्व साइड, जहाँ सबसे ज़्यादा फ्लैट बन रहे हैं, तो उस साइड पे अभी इस तरीके की इंटीरियर डिज़ाइनिंग का लोग फर्नीचर बनाए, उस तरीके से वो डेवलप करें, उनके साथ मिलके आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं? नहीं, हम लोग कर सकते हैं, और हम लोग ने ऐसे छोटे छोटे अपार्टमेंट्स भी किए, ऐसी छोटी छोटी 200 स्क्वायर फीट की ऑफिस भी डिज़ाइन की हुई है। तो ऐसा नहीं है कि एक नीश मार्केट हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं, हम लोग मार्केट ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिज़ाइन अफोर्ड कर सके, डिज़ाइनर को अफोर्ड कर सके। फीस की वजह से रुकना नहीं चाहिए। हमारी जो कोर स्ट्रेंथ है वो हम लोग ऐसे हमारी डिज़ाइनिंग में ऐसे इम्बाइब करते हैं कि उससे मटेरियल्स में भी काफ़ी सेविंग्स आ जाती है। तो जो हमारी फीस है वो मटेरियल सेविंग्स और मटेरियल की वर्सेटिलिटी हम यूज़ करते हैं, उसमें से उनको निकल जाता है। क्योंकि मुझे याद है, मेरा एक दोस्त था, मैं करीबन 35 साल का था, वो क्या बोलते हैं, आरस पान का जो होता है ना, जो मगर बनाते थे, पहले फ्लोरिंग में यूज़ होता था। तो उसने ऐसा कॉन्सेप्ट निकाला कि भी 2000 में क्या 3000 में आपको वो पूरा रसोड़ा का जो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म, वो बना के तैयार करके देगा। तो वो कॉन्सेप्ट उसका बहुत चला, क्योंकि कम रुपये में अगर प्लेटफॉर्म बन जाता है तो हर एक जो गरीब या जो हमने क्या बोलते हैं उसको, मिडिल क्लास पीपल, उसको अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसा कुछ सोचा है कि नहीं मैडम? आप भी उसके इसके लिए हमने
और चीज भी हमने सोची कि सपोज जो रेडी फर्नीचर है, दे आर मोर, हमारे रेट से काफी उनका कॉम्पिटिटिव प्राइसेस होती है। कि सपोज हमारा इन हाउस बेड कोई भी हम इंटीरियर करते हैं तो वो महंगा पड़ता है, पर जो फर्नीचर रेडी फर्नीचर है तो उनका बेड ऑब्वियसली रीजनेबल अमाउंट में, क्योंकि उनके पास पूरा सेटअप होता है, बराबर। तो हम ऐसा चाहेंगे कि फ्यूचर में हम उनके साथ भी कंसल्टेशन करें और क्रिएटिव थॉट से उनके साथ हमारे आइडिया शेयर करें। और उसमें क्या होता है, टिपिकल डिजाइन चलती आई हुई तो वो इंटीरियर का रोल वो लोग देते हैं तो अभी नहीं लगता। तो इसमें हमारे थीम्स और हमारा नॉलेज अप्लाई करके हम वो भी मार्केट में डेवलप कर सकते हैं। और डायरेक्ट आप बोलते हो बिल्डर के साथ हमारा डिजाइन किया हुआ, खुद का डिजाइन किया हुआ फर्नीचर रेडी फर्नीचर के वाले बनाएंगे तो वो हमारा फर्नीचर थोड़ा डिफरेंट लगेगा नॉर्मल लोगों से। हाँ, आखिर में आप दर्शक मित्रों को आपका मैसेज बताइए कि क्या वो लोग सोचे और किस तरीके से काम करें, और कोविड-19 की गाइडलाइंस क्या है वो भी बता दीजिए। कोविड-19 जो हमारी लाइफ में आया पहली बार, मतलब जो लिविंग पॉपुलेशन है 99% लिविंग पॉपुलेशन में आया, तो एक चैलेंज है। किसी को पता नहीं है वो कैसे आगे चलेगा, क्या बिहेव करेगा। मगर एक चीज़ है कि आप मेंटल स्ट्रेंथ के लिए आपका जो भी कोर स्ट्रेंथ है, जैसे अपार्ट फ्रॉम योर बिजनेस और अपार्ट फ्रॉम अगर स्टूडेंट्स है तो पढ़ रहे, उसके अलावा कुछ हॉबीज़ जो भी है, शौक है, वो अगर आप डेवलप करोगे तो आप कभी भी अकेलापन महसूस नहीं करोगे। 3 महीने तक आप घर में बैठे रहे, मगर इफ़ यू हैव दैट हॉबीज़ तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कल क्या करना है, कल आपके पास आ जाएगा। और जो हमारा बिजनेस की बात है, तो बिजनेस के लिए मेरी एक ही जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स जो नए आ रहे हैं उनके लिए कि एक हार्डवर्क तो फर्स्ट है, हार्डवर्क के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और कीप योर आइज ईयर्स ओपन, नया करने की सोच रखिए, क्योंकि पहले के टाइम में ऐसा था कि एक कोई भी फैशन थी वो 10-10 साल तक चलती थी। अभी जो फैशन है वो 1-2 साल में चली जाती है। तो कॉन्स्टेंटली यू नीड टू कीप अपडेटिंग योरसेल्फ। आप उसमें आप रिसर्च करते रहिए। हम लोग, मैं और कृति दोनों, अपार्ट फ्रॉम हमारे ऑफिस का काम से हिसाब से भी हम लोग रिसर्च हमारा चालू ही रहता है। हम कहीं भी जाते हैं, कोई भी नया तो मटेरियल एक्सप्लोर करते रहते हैं। और कृति अपनी क्रिएटिविटी में भी वो मटेरियल इम्बाइब करती है कि कैसे ये मटेरियल हमारी क्रिएटिविटी में। तो उसका एक फ़ायदा एक और भी है कि अगर जो मटेरियल है वो इतना महंगा, जैसे आप सिंपल पत्थर की बात करो तो इटालियन मार्बल सबसे महंगा बोला जाता है। तो आज हमारे ऑफिस में हमने कहीं पर भी इटालियन यूज़ नहीं किया, मगर जो पत्थर की यूज़ किया है वो इटालियन जैसा दिखता है, तो वो 1/10 ऑफ इटालियन कॉस्ट है। तो आप मटेरियल एक्सप्लोर करते रहिए, तो आराम से आप, जो बात हुई है अभी कि एफोर्डेबल डिज़ाइनिंग, एफोर्डेबल मटेरियल्स, तो आप ऑटोमेटिकली आप दे सकते हो उनको। आपको कांटेक्ट करना है तो किस तरीके से करें, और एड्रेस वगैरह फ़ोन नंबर भी आप ही बता दीजिए, फिर मैं मैम के साथ आता हूँ। हमारा जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग का वेबसाइट है www.akrutiinterior.com, और जो हमारा मोबाइल नंबर है वो कृति का 9824339666 और मेरा है 9327012302। किसी को भी अगर कुछ भी नॉलेज के लिए कुछ भी पूछना हो तो यू कैन रीच अस डायरेक्टली, वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। और जो कोलैबोरेशन करना चाहते हैं तो यू आर ऑल्सो वेलकम। तो आगे हम लोग ऐसा सोच रखते हैं कि जितने ज़्यादा लोग कोलैबोरेट करेंगे उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हम अपने समाज में दे पाएंगे और उतना अच्छा काम लोगों को दे पाएंगे। मैम, आप कुछ मैसेज देंगे? अलग ने जैसे बताया वो बहुत जरूरी है कि कीप योर आईज ओपन। आप जहाँ भी जाते हो, अभी पहले क्या था कि मार्च के पहले हमारी खुद की बात है तो इतने सारे काम थे कि कई बार क्या होता है कि इतना सोचने का जो बफरिंग टाइम हो वो नहीं दे पाते। सपोज प्रोजेक्ट खत्म हो जाते तो कई बार आर्टिफैक्ट्स 2 महीने बाद रख पाते, क्योंकि वो हमारे पास भी कोई हिसाब से टाइम है क्लाइंट, पर अभी अपने पास बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। तो सबको ऐसा है कि मटेरियल स्टडी, मटेरियल को एक्सप्लोर करना, वुड के साथ स्टोन का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, वुड के साथ रेजिन का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो हम ऐसा चाहते हैं कि अभी हम लोग जो कर रहे हैं कि अभी क्रिएटिविटी का फुल टाइम है। हमने हमारे स्टाफ और जो भी हमारा काम करते हैं उनको भी बोल दिया है कि लाइक अगर ऑफिस कोई भी सिचुएशन है, वी आर ओपन।
हमें और उसमें हमें जो भी क्रिएटिव तरीके से अपनी जितनी क्रिएटिविटी वो यूज करके फर्नीचर में डाल के उसको एक्सप्लोर करना है। कैसे फर्नीचर होते तो टिकवुड के साथ अपने खुद के आर्टिस्ट के बनाए पेंटिंग भी उसके साथ डाल सकते, लाइक दैट। तो दैट टाइप ऑफ क्रिएटिव वर्क हम अभी एक्सप्लोर ऑलरेडी करना चालू कर दिया है हमने ऑलरेडी, कि जो अभी तक हमारी साइट में हमने नहीं किया वो एक्सप्लोर अभी भी हम लोग, अभी टाइम है तो हम लोग वो भी कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, तो दर्शक मित्रों, ये थे अलय भाई और कृति मैम, जिनके पास से उनकी जुबानी से उनकी कहानी सुनी। आप लोग को भी मैसेज मिला होगा कि किस तरीके से हस्बैंड वाइफ अपना बिजनेस संभालते हैं और घर भी संभालते हैं, जिस तरीके से आगे बढ़े। और आज की तारीख में छोटी उम्र में जो टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी बने, वो काबिल तारीफ है। आपको यही सीखना है कि ऐसा नहीं है कि आप बाल सफ़ेद हो जाए और प्रेसिडेंट बने, मगर एक आज की डेट में जो नया आइकॉन है, यूथ आइकॉन, उसको मैसेज देना चाहते हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। तो जीना इसे कहते हैं। ये कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं आपसे विदा लूँगा। अगले प्रोग्राम में नए शख्सियत से मिलेंगे। जय हिंद। नमस्ते। 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 आज मैं दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ कोलैबोरेट कीजिए, जुड़िए हमारे साथ। अगर आप क्रिएटिव है, अगर आप मार्केटिंग में एक्सपर्ट है, आपके पास कोई हुनर है और हमारे साथ कोलैबोरेट करके, हमारे साथ आर्टिशियन है, अगर आपके पास कोई हुनर है तो आप आइए हमारे साथ जुड़िए। हम लोग अपने हिसाब से, अपना जो एक्सपीरियंस है वो हिसाब से आपको हेल्प कर सकते हैं। आप हमारे बिजनेस में हम आपको हेल्प कर सकते हैं। आप अगर हमारे जो बिजनेस मॉडल है उससे भी जुड़ सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप काम कर सकते हो। ये एक आज का जो युग है वो कोलैबोरेशन का है। आपकी स्ट्रेंथ, हमारी स्ट्रेंथ, वो जोड़ के आज आगे बढ़ना है सबको। और हमारा एक ही मोटो है, सबका साथ सबका विकास। अभी ये जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, आप घर पे बैठे हो और आपके पास कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए, तो आप हमारे पास डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपको राह देंगे और आपको अच्छी गाइडलाइन देंगे, तो आप बिना झिझक हमारे पास आ सकते हो। थैंक यू।